औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नशानिका वल-अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल-अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वल-अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल-हक़्क़ि व तवासौ बिस-सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों आयतों की तिलावत, दोनों सूरों की तिलावत की, इसका सवाब तमाम मोमिनीन को मिले, ख़ुसूसन क़ादी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और हम सब के बुज़ुर्गों को, और अल्लाह में सब कायनात के लोगों को नेक बना दे और जैसा वो चाहता है वैसा बन जाए। जो गुजर गए हैं, जो आएंगे, जो हैं, इन सब की मग़फ़िरत हो ताकि सब जन्नत में जाएं। इस दुआ के साथ कभी ये दुआ ना मांगा कीजिए कि अब जो काफिर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। नहीं, ऐसी दुआ ना मांगा कीजिए। दुआ मांगा कीजिए अल्लाह ने जो चाहता है वो वैसा उनको बना दे ताकि अच्छा है वो अल्लाह दोस्त हो जाए। उनके लिए बद्दुआ नहीं किया कीजिए किसी की। दुश्मन के लिए दुआ किया कीजिए और दुश्मन की मदद किया कीजिए। ये सबसे बड़ा प्राउड फीलिंग होती है। दोस्तों की तो हर कोई मदद करता है, दुश्मन की मदद करेंगे तो आप कामयाब हैं। फरवरी है 2019 का पेपर करते हैं डिस्कस। नॉमिनेशन का पे सवाल है, सेक्शन 79 है कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट आप पढ़ रहे हैं, 2017 में बना था, नवाज शरीफ ने बनाया था। अब जो सवाल है ये आपका फरवरी में 2019 को ये सवाल आया था पेपर में। पेपर देखिए, फरवरी 2019 का उठाइए, उसमें देखिए सवाल है, प्रीमियर प्लास्टिक प्रोडक्ट लिमिटेड जो कि एक पब्लिक कंपनी है लेकिन अनलिस्टेड है। मिस्टर आबिद इसके शेयर होल्डर हैं, जो कि इनके पास शेयर्स हैं। ये जो टेक्निकल ज़बान है, हैविंग इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है उनके पास शेयर्स हैं। इसको लिखते इस तरह, हैविंग इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब है, इसको आसान इंग्लिश में बोलें, ही होल्ड्स शेयर्स। लेकिन लॉ की ज़माने में बता, इंग्लिश लॉ में ज़रा टेक्निकल लिखी जाती है। अच्छा, क्या है, कह रहे हैं वो कंटिन्यूसली बीमार हैं और बिस्तर पे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। उनके लीगल ईयर्स जो हैं, बीवी और बच्चे वो और माँ बाप वो शायद लॉ नहीं समझते हैं, तो ऐसा ना हो, उन्हें डर है कि मेरा शेयर्स जो हैं वो किसी गलत हाथों में चले जाएं। तो उनको वो चाह रहे हैं किसी एक बंदे को जो समझदार हो उसको नॉमिनेट कर दें, और वो बंदा अगर आबिद को कुछ हो जाता है तो उसको कि जो रिश्तेदार हैं उन तक शेयर्स ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है ना? तो अब वो सेक्शन 79 के अंदर इतना सारा तरीक़ा लिखा हुआ है। सेक्शन 79 को मैं पढ़ूँगा तो उसमें सब ये बताया कि अगर कोई ऐसा आदमी जो शेयर होल्डर है वो बस जो नॉमिनेशन करना चाहता है तो वो नॉमिनेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि बीमार हो, बीमार ना भी हो तो भी नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेशन को कैंसिल भी कर सकता है, चेंज कर सकता है नॉमिनेशन में। ठीक है, सब कर सकता है, 79 में लिखा हुआ है। फिर ये है कि जिस बंदे को नॉमिनेट करेंगे उसके क्या राइट्स हैं। उसके कोई राइट्स नहीं है जब तक बंदा जिंदा है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने शेयर्स खरीदे और मैंने नॉमिनेट कर दिया है किसी को, अपने भाई को, तो वो मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं कर सकता। मैं ही असल शेयर होल्डर हूँ। ठीक है ना? तो ये हम पढ़ते हैं। देखिए, जो जिसको नॉमिनेट करेंगे वो या तो अगर औरत है तो उसका शौहर हो, और अगर मर्द शेयर होल्डर है तो उसकी बीवी। स्पाउस का मतलब है जोड़ीदार। अगर बीवी शेयर होल्डर है तो मियाँ को कर सकती है, और मियाँ शेयर होल्डर है तो बीवी को कर सकता है, यानी स्पाउस। फादर को कर सकते हैं, मदर को कर सकते हैं। ठीक है ना? सिस्टर को कर सकते हैं, और सन को कर सकते हैं, डॉटर को कर सकते हैं। ठीक है, इनको कर सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन सबको नॉमिनेट कर सकते हैं आप। किसी अजनबी को नॉमिनेट मत कीजिएगा। या तो मर्द है तो बीवी को कर सकता है, अगर शेयर होल्डर मर्द है, और अगर बीवी है तो शौहर को कर सकती है, और मर्द है। अब एक चीज़ समझते हैं, बेनज़ीर भुट्टो है, उसने क्या है, उसकी कंपनी में शेयर होल्डिंग थी, तो उसने जरदारी को नॉमिनेट किया। तो क्या बेनज़ीर नॉमिनेशन अपनी ज़िंदगी में कैंसिल कर सकती है? हाँ, कर सकती है। चेंज कर सकती है, बिलावल को कर दे जरदारी की जगह, हाँ ये भी कर सकती है। ठीक है,
जरदारी नॉमिनेट, अगर जरदारी नॉमिनेट हो जाता है और बेनज़ीर जिंदा है, तो क्या जरदारी उसमें शेयर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? नहीं। नॉमिनेटेड पर्सन की कोई हैसियत नहीं होती। जब बेनज़ीर जिंदा है, जरदारी उस वक्त तक शेयर में होल्डिंग में जो नॉमिनेशन हुई है उससे उसका कोई राइट जनरेट नहीं होता। हाँ, बेनज़ीर मर जाएगी तो फिर जरदारी को राइट्स मिल जाएंगे। तो नॉमिनेटेड पर्सन वो होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है, यानी जरदारी नॉमिनेटेड पर्सन है। जरदारी कौन है? नॉमिनेटेड पर्सन है। और बेनज़ीर कौन है? शेयर होल्डर है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल दी मैंने आपको। आंसर क्या था 79 का? द नॉमिनेशन शेल इन नो वे प्रेजुडिस। नॉमिनेशन जो है वो प्रेजुडिस नहीं करती, मुतासिर नहीं करती। इसमें मैंने अभी बताया, बेनज़ीर ने अगर नॉमिनेट कर दिया है जरदारी को तो ये बेनज़ीर के जो राइट है वो कम नहीं हो जाएंगे। जब तक वो जिंदा है वो जरदारी ना शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, ना बेच सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, अगर वो मर जाएगी तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ वो शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वारिस को उनका हक दे देगा शेयर्स। कह देगा भाई तुम्हारे कंपनी में बेनज़ीर के इतने शेयर्स थे तो बिलावल को भी मिलेंगे, इसकी बहनों को भी मिलेंगे, खुद जरदारी साहब को भी मिलेंगे, क्योंकि उनका भी हक शोहर है। और याद रखिएगा, जैसी बेनज़ीर भुट्टो मरी थी तो जरदारी को फौरन मेंबरशिप मिल गई थी, मालिक को वाले टेम्पररी मालिक बन गया था मेंबर। ये भी होता है, याद रखिए। जो नॉमिनेटेड पर्सन है ना, वो टेम्परेरी तौर पे मालिक बन जाता है और फिर वो शेयर एज सुन एज पॉसिबल शेयर्स की तकसीम कर देता है और फिर वो भी मालिक रहता है। और उसके साथ जो उसके जो बेनज़ीर के बच्चे हैं और क्या नाम है बेटा बेटी, उनको भी शेयर मिल जाता है। तो ये तो आपको भी समझ में आता ही है। तो नॉमिनेटेड पर्सन टेम्पररी मालिक बन जाता है और उसका काम ये होता है कि वो शेयर अपने पास भी रख ले जो उसका हक है और बाकी दूसरों को भी ट्रांसफ़र कर दे। देखिए, मरते ही ना, जैसे बंदा मरता है तो वो सब सारे शेयर्स उसके नाम पे चले जाते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन के। फिर वो दूसरों को बांटता है और अपने पास भी अपना हक रखता है। अच्छा, और अगर एक कंपनी जिसकी बेनज़ीर के शेयर्स थे बेनज़ीर के पास, बेनज़ीर उसमें डायरेक्टर भी है, तो डायरेक्टर भी वो जरदारी बन जाएगा। लेकिन अगर कंपनी नॉन लिस्टेड है, मैंने बताया ना, कंपनी सिंगल मेंबर होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, अनलिस्टेड होती है और चौथी लिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? जरदारी डायरेक्टर भी बन जाएगा थोड़ी देर से के लिए, जब तक वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अगर लिस्टेड कंपनी तो डायरेक्टर नहीं बनेगा, मालिक तो बनेगा। डायरेक्टर जब बनेगा कि जो मेंबर मरा है वो उसके पास डायरेक्टर मेंबरशिप भी थी, यानी मालिक भी था प्लस डायरेक्टर भी था। सही, हम इसको समझते हैं। फर्स्ट करें, एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड, केएलएम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी है, यूनिलीवर आपको मालूम है, और एनएन एसएमसी प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी है। बेनज़ीर के पास एबीसी के शेयर हैं और रुशीद वो डायरेक्टर नहीं है, तो बेनज़ीर के मरने के बाद ये 50,000 शेयर जरदारी को मिल जाएंगे। फिर जरदारी शेयर का मालिक हो जाएगा और मालिक बनने के बाद वो शेयर तकसीम करेगा, अपने पास भी रखेगा और बेनज़ीर के बच्चों को भी देगा, तो वो भी मालिक बन जाएंगे बेनज़ीर के बच्चे। डायरेक्टर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बेनज़ीर डायरेक्टर नहीं है एबीसी में। ये समझ में आ गया नहीं? तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे 10,000 शेयर है बेनज़ीर के पास, टीसीएस में 10,000 शेयर हैं। देखिए, ये वहाँ डायरेक्टर भी है, तो यहाँ पे जरदारी 10,000 शेयर्स का डायरेक्टर मालिक बन जाएगा, 10,000 शेयर्स का मालिक बन जाएगा और डायरेक्टर भी बन जाएगा, क्योंकि बेनज़ीर डायरेक्टर थी। और फिर क्या करेगा जरदारी? अपने पास कुछ शेयर्स रखेगा और बच्चों को तकसीम कर देगा और डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी उसकी। बेनज़ीर केएलएम अनलिस्टेड कंपनी है, इसके बाद बेनज़ीर के पास 50,000 शेयर थे और बेनज़ीर यहाँ डायरेक्टर भी है, तो चूंकि ये अनलिस्टेड है इसमें भी यही होगा। जो टीसीएस में होता 50,000 शेयर्स हैं इसमें, वहाँ 10,000 थे, टीसीएस में 10,000 थे, यहाँ 50,000 है। 50,000 शेयर्स का जरदारी मालिक बन जाएगा और डायरेक्टर भी बन जाएगा, क्योंकि बेनज़ीर डायरेक्टर थी। क्लियर है? और फिर जरदारी क्या करेगा? इन 50,000 शेयर्स को अपने पास अपने हक जो जितना उसका रेशियो है वो रखेगा, बाकी बच्चों को दे देगा और डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है। बेनज़ीर यूनिलीवर में डायरेक्टर भी थी और 30,000 शेयर्स थे। क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो जरदारी को सिर्फ 30,000 शेयर्स मिलेंगे, डायरेक्टरशिप नहीं मिलेगी। और जरदारी अपने पास शेयर रखेगा और कुछ
बेनज़ीर को बच्चों को देगा, जो रेशियो होता है कानूनन, वो रेशियो कुरान में डिफाइंड है। और बेनज़ीर इस एसएमसी में प्राइवेट लिमिटेड में बीजर की शेयर होल्डर थी और डायरेक्टर भी थी, चूँकि ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसमें बीजर शेयर भी जरदारी को मिल जाएंगे और जरदारी डायरेक्टर भी बन जाएगा। फिर वही करेगा, शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बच्चों को और खुद भी रखेगा, और डायरेक्टरशिप जरदारी की ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी बात, आपकी समझ में आ गई मेरे ख्याल में। तो ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया आपको कि आप समझ जाएं। मेरे ख्याल में खासा क्लियर है, पढ़िए, आराम से पढ़िएगा, सो रोक लीजिएगा स्लाइड को, आप टच स्क्रीन करेंगे स्लाइड रुक जाएगी, पढ़िएगा और फिर मुझसे फ़ोन पे पूछिएगा आपकी समझ में नहीं आए, ठीक है ना। अब एक सवाल है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। वाइंडिंग अप जो है कंपनी को हाई कोर्ट, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट हैं, आपको पता है। 4 हाई कोर्ट सूबों के हैं, बलूचिस्तान में है, केपीके में है, पंजाब में है, ठीक है ना। और क्या नाम है, में पंजाब में एक और भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है। तो 2 हो गई, आखिरी सिंध में भी है। तो 5 हाई कोर्ट हैं, 4 सूबों के हैं और 1 इस्लामाबाद का है। तो पंजाब में 2 हाई कोर्ट हैं, क्योंकि जो कैपिटल होता है ना, वो सूबे के अंदर नहीं आता। इस्लामाबाद पंजाब के अंदर नहीं आता है, ये याद रखिएगा। तो पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका सवाल, पढ़ें इसे आराम से। अब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। तो हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कंपनी को, बंद करो कंपनी। मालिकों को कह सकता है, सोमी को, बंद करो कंपनी। वो हम बताएंगे कौन कौन सी वजह हो सकती है जिसपे कोर्ट को गुस्सा आ जाए और बंद करवा दे। वो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स, और उसका कोड बना दूंगा। वो पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत आपको काम आएगा। उन्हीं पॉइंट्स से मैं आपको एक सवाल सॉल्व कर दूंगा। देखिए, कोर्ट ऑर्डर कर रही है सेक्शन 301 के तहत, कंपनीज एक्ट हम पढ़ रहे हैं, 2017 नवाज शरीफ ने बनाया था। उसके सेक्शन 301 में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। तो क्या रहता है, कोर्ट हैज ऑर्डर अंडर सेक्शन 301, ये 301 में कोर्ट को पावर दी है लॉ ने। कंपनीज एक्ट लॉ का नाम है, कंपनीज एक्ट ने पावर दी है, लॉ ने पावर दी है। कंपनीज एक्ट यानी लॉ, और 2017 में बना था। उसने पावर दी है 301 के मुताबिक के कंपनी को कोर्ट कह सकता है, बंद करो कंपनी, ठीक है। सवाल ये, 5 जनवरी को एक कोई कंपनी है डेलिश, उसको कोर्ट ने कहा कि बंद करो। ये एक लिस्टेड कंपनी है। ऑन द बेसिस दैट द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, को फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल के जमा नहीं कराए, लगातार जमा नहीं कराए। मिसाल के तौर पर 3 साल यानी 2017 के भी जमा नहीं कराए, 18 के भी नहीं जमा कराए, 19 के भी नहीं जमा कराए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स एंड पॉलिसीज वगैरह, ये आपको हर साल जमा कराना होता है आरओसी को अपने अकाउंट्स। इस कंपनी डेलिश ने नहीं जमा कराए, गलत काम किया। कोर्ट आरओसी ने शिकायत कर दी हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट को झलाल आ गया। हाई कोर्ट ने कहा, बंद करो कंपनी, तुम लोग अकाउंट्स जमा नहीं कराते हो, कारोबार करते हो और अकाउंट्स जमा नहीं कराते हो, और तुमने क्यों नहीं जमा कराया? तुमने अकाउंट्स आरओसी को तुमने हकीर समझ रखा है। आरओसी ने हमें शिकायत कर दी, अब तुम लोग बंद, कंपनी बंद। जो मिस्टर कमाल है, उनको कोर्ट ने भेजा है ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब होता है वो आदमी जो आके कंपनी को बंद कराएगा। ये कोर्ट भेजती है, ये कोर्ट का आदमी है कमाल। कमाल आके आया है कोर्ट की तरफ से। वो आएगा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे कहेगा, डेलिश कंपनी के, डेलिश फूड के जो डायरेक्टर्स हैं ना, डेलिश फूड्स लिमिटेड नाम है ना कंपनी का, उनसे कहेगा, डायरेक्टर्स यकीनन सोमी को बताएंगे, और क्या करें, मजबूरी है, तो कंपनी बंद होगी। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर OL ये आया है बंद करने कंपनी को, ठीक है। समझ में आ गया? कब आया? 10 जनवरी को आया है। कोर्ट ने ऑर्डर कब किया है? 5 जनवरी को, और 5 जनवरी के ऑर्डर करने के बाद कोर्ट ने 5 दिन के बाद कमाल साहब को भेज दिया है। अब कमाल साहब आ गए हैं कमाल करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स माने अकाउंट्स बनाए जाएंगे. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी मेड टू द लिक्विडेटर. द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी मेड टू द लिक्विडेटर. अब जो आया है लिक्विडेटर, उसको ये डायरेक्टर्स वगैरह बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बना के देंगे. ठीक है, कहेंगे साहब लिक्विडेटर ये हमारी कंपनी की पोजीशन है. लिक्विडेटर कहेगा लाओ दिखाओ मुझे, और अंडर सेक्शन 320 ऑफ द एक्ट विल बी सबमिटेड ऑन जनवरी 23 2019. अब यह है कि सवाल यह है कि कोर्ट ने 5 जनवरी को ऑर्डर दिया है कि बंद करो, और कहा 10 जनवरी को कमाल को भेज दिया है, और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 23 तारीख तक बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ लिखा है, पढ़ें. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट को कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं, वो कहा है जमा करा दें. अभी डायरेक्टर्स जमा बनाएंगे और जमा कराएंगे कोर्ट को. यानी कोर्ट को क्या जमा करेंगे? कमाल को दे देंगे, कमाल कोर्ट को दे देगा. समझ में आ गई सिचुएशन क्या है? बड़ी टेक्निकल सिचुएशन है कि कंपनी की गलती ये थी, कंपनी ने 3 साल के अकाउंट जमा नहीं कराए, लगातार नहीं जमा कराए. देखिए गलती ऐसी होती है ना, एक दफ़ा गलती करे कोई बात नहीं, फिर गलती करे, फिर गलती करे, तो 3 दफ़ा गलती करते हैं तो लॉ ने कहा 3 दफ़ा गलती करेंगे लगातार तो फिर कोर्ट आपको बंद करवा देती है कंपनी, और ऑफिशियल लिक्विडेटर भेज देती है. मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर को कहता हूँ मुर्दा के जो कफन दफन देते हैं ना, वही होता है, आके कंपनी को बंद कर देता है. ठीक है ना. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं. समझ में आ गया? सेक्शन 320 के तहत आपको ये कोर्ट को जमा करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बनाता कौन है? डायरेक्टर्स बनाते हैं. ठीक है, ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी को बंद कराने के लिए आता है. जैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है ना, कंपनी के सबसे पावरफुल लोग कौन होते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स. उनकी पोजीशन 0 हो जाती है. अब सारी पोजीशन जो होती है डायरेक्टर्स की, उसकी किसके पास हाथों में चली जाती है? किसके पास चली जाती है? ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास. अब ऑफिशियल लिक्विडेटर ही कंपनी का सब कुछ है, डायरेक्टर अब कुछ नहीं, 0. अब सोमी है और ऑफिशियल लिक्विडेटर है, डायरेक्टर की पोजीशन जो है वो 0 हो गई है. बस डायरेक्टर की पोजीशन ये है कि वो जवाबदेह होंगे, उनसे सवाल किया जाएगा, वो जवाब देंगे. पोजीशन 0. डायरेक्टर के पास जो गाड़ियां थी वो सब वापस हो जाएंगी, मोबाइल लेके कंपनी ने दिया था सब वापस हो जाएगा, तनख्वाह बंद हो जाएगी. अब डायरेक्टर्स की बेचारों की पोजीशन जो है वो 0 हो गई है. अब सवाल जवाब होंगे उनसे, यही पोजीशन होगी डायरेक्टर. याद रखना, जब भी ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा कोर्ट का, पोजीशन डायरेक्टर्स की, सीईओ की 0 हो जाएगी, बिल्कुल खत्म. क्लियर है? अब सवाल ये, अंडर सेक्शन 320 कंपनीज एक्ट 2017 कोई 2 सवाल पूछ रहा है आपसे. बहुत सारे सवाल होते हैं वाइंडिंग अप जब कंपनी बंद होती है, लेकिन इस बेचारे ने 2 सवाल पूछे हैं. हु इज, कौन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड वेरीफाई द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? कौन अकाउंट्स बनाएगा और वेरीफाई करेगा? पहला सवाल है. और व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सबमिट द अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर? ऑफिशियल लिक्विडेटर को कितने दिन के अंदर आपने अकाउंट्स बना के देने हैं? ठीक है. देखिए इस सवाल के अंदर, आईसीएमए के अंदर, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए ये लोग. बच्चों को सोचना चाहिए थोड़ा सा. इन्होंने ये कह दिया कि कौन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएगा, लेकिन दूसरे सवाल में इन्होंने खुद जवाब दे दिया कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को कब दिए जाएंगे. तो इसका मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर तो ये स्टेटमेंट नहीं बनाएगा. सवाल बनाने वाला देखो कितना आप लोगों को इशारा दे रहा है आसान करने के लिए. तो इसका मतलब क्या, अगर ऑफिशियल, तो इसका पहले का जवाब है कि वो कौन जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएगा, ये तो हमें पता है ऑफिशियल लिक्विडेटर तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसको दिया जाएगा. दूसरे 2 सवाल हैं, दोनों सवाल आप देखते हैं. पहला सवाल, person required to prepare and verify the statement of affairs. The statement of affairs should be submitted and verified by person who are at the relevant date of directors. जो उस वक्त डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और कंपनी सेक्रेटरी, ये साइन करके एक भी अकाउंट्स बनाएंगे. यकीनन अकाउंट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाएगा, और उस पर साइन किसके होंगे? डायरेक्टर के, चीफ एग्जीक्यूटिव के और कंपनी सेक्रेटरी के और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साइन होंगे. ठीक है ना. यही लोग बनाएंगे और यही लोग वेरीफाई करके देंगे कि हमने बिल्कुल सही बनाए. ऑडिटर इसमें नहीं आया. ठीक है ना. क्लियर? यही लोग बना के दे देंगे. अच्छा, किसको देंगे? ऑफिशियल लिक्विडेटर को देंगे. वो क्या करेगा?
वो अपने पास तो नहीं रखेगा ना, कोर्ट को देगा, वो हाई कोर्ट को दे देगा, ठीक है, और वो अपना काम शुरू कर देगा कंपनी को बंद करने का। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर? कितने दिन के अंदर करने पड़ता है? तो द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शुड बी सबमिटेड विद इन 15 डेज from the relevant date or within such extended time not exceeding 45 days from the date as the official liquidator or provisional manager or court for specific reason appoint। आप कह रहे हैं कि जो ये 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, आपको देना है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 15 दिन में दे दीजिए। अगर आप नहीं दे सके, कोई आपकी मजबूरी है, आप कहते हैं कंपनी बहुत है, इसकी बहुत ब्रांचेस हैं, काम फैला हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम हमारा ख़राब हो गया है, हम अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको 45 डेज के लिए का टाइम मिल सकता है आपको, लेकिन 45 डेज से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। 15 दिन है लॉ में नॉर्मल टाइम, लेकिन आपके पास एक्सक्यूज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि हमें अकाउंट्स मंगाना है, हमारी ब्रांचेस बहुत हैं, तो फिर यकीनन खुदा न खास्ता देखिए, अगर यूनिलीवर को बंद किया जाए तो उसको बंद करने में तो टाइम लगेगा, बाद में अकाउंट्स बनाने में तकरीबन 35-40 दिन लग जाएंगे। इतनी आसान थोड़ी होता है कि किस ब्रांच में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितनी सेल हो गई है, कितने रिसीवेबल हैं, कितने पेएबल हैं, ये सब बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं अभी आपसे अभी पूछूं कि आप बताएं कि आपको कितना लेना है, कितना देना है लोगों से, तो आप मुझसे कहेंगे 2-3 दिन का टाइम दे दें। एक आदमी जब इतना टाइम ले रहा है तो कंपनी जिसकी ब्रांचेज हों उसको तो बहुत टाइम लग जाता है ना। तो 15 दिन नॉर्मल कंपनीज के लिए है, और अगर बड़ी कंपनीज हैं उनके तो फिर 45 दिन का टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है ना। और कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द डेट ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी कहते हैं, प्रोविजनल मैनेजर भी कहते हैं, एक ही बात है तकरीबन। बताऊंगा फ़र्क क्या है। प्रोविजनल मैनेजर भी वही है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर को मैंने आपको बताया, ठीक है। जिस दिन आया है अपॉइंट होके उस दिन से 45 दिन। नॉर्मल हाथ में जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वहाँ से 15 दिन, और मुश्किल है तो जब वो आया है अपॉइंट होके आदमी जो लिक्विडेटर, उसके आने से 45 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। कोर्ट ने जैसे आपके पीछे सवाल में देखिए 5 जनवरी को कहा था कि बंद करो, और 10 जनवरी को ऑफिशियल लिक्विडेटर आया। नॉर्मल हालात में 5 जनवरी से 15 दिन गिनेंगे। अब नॉर्मल हालात में क्या गिनेंगे कि जिस दिन वो लिक्विडेटर आया 10 जनवरी को, 10 जनवरी से 45 दिन गिनेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था, हो गया, ठीक है। प्रोविजनल मैनेजर और लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर का फर्क मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपको वाइंडिंग अप पढ़ाऊंगा। प्रोटेक्शन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी सवाल आया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो, आपको पता है कि कंपनी अगर कोई भी काम करती है, उसके जिम्मेदार अगर डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायर्स किया है तो डायरेक्टर फंस जाते हैं। अगर उनका काम अल्ट्रा वायर्स है तो फंस जाते हैं वो। लेकिन कौन से डायरेक्टर फंसते हैं? जो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, आपको पता है, डे टू डे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते कंपनी में, उनको नहीं मालूम होता है, तो जिस मामलात में वो इन्वॉल्व नहीं है तो बच जाएंगे, कह देंगे कोर्ट, हाई कोर्ट को, क्या हम लोग नहीं थे इसमें, हमें पता ही नहीं। कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी चला रहे होते हैं, सीईओ और डायरेक्टर, जो एग्जीक्यूटिव है, नौकर डायरेक्टर, वो कंपनी चला रहे थे, उन्होंने कुछ किया था, हम थोड़ी जिम्मेदार है उसके, वही उनको पकड़ो, हमें क्यों पकड़ रहे हो। लेकिन अगर वो चीज़ मीटिंग में डिस्कस हुई है, मीटिंग में तो आपको पता है सारे डायरेक्टर बैठते हैं, तो फिर नहीं बचा सकते, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, कंपनी काम कर रही है, उनको तो नहीं पता। तो कुछ डायरेक्टर हैं जो कोरोना में, वो भी बच सकते हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी के अंदर हैं, काम कर रहे हैं, छुट्टियों पे नहीं है, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो फंस जाते हैं। अब बहाना छुट्टियों का नहीं बनता, क्योंकि अब देखें नेट आ गया है, कोर्ट कहता है कि आपने इंटरनेट पे हर चीज़ एक्सेस हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, तो आप बचाना ज़रा मुश्किल हो गया अपने आप को डायरेक्टर में। बीमारी का बहाना बना सकते हैं, वरना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो फंस ही जाते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं कि हम चूँकि रोज़ नहीं होते कंपनी में, हमें तो नहीं पता ना रोज़ क्या हो रहा है, कौन से चेक साइन हो रहे हैं, कौन से नहीं। हाँ, जो मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनके वो जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि वो मीटिंग में जो तय किया है, साइन किया है उन्होंने, तो फिर अगर वो गलत मीटिंग में कोई डिसीजन लिया है तो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी फंस जाएंगे, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीटिंग में शामिल होते हैं। हाँ, अगर वो मीटिंग में भी नहीं आए तो बच सकते हैं। कोरोना में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आया तो बच जाएगा। क्लियर है?
अब लोन टू डायरेक्टर की सवाल है कि डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है या नहीं, या उसके रिश्तेदार को। तो बदर एक कंपनी में काम करते हैं, वो लिस्टेड कंपनी है। उन्होंने अपने CFO से कहा कि भाई मुझे मेरी 5 मिलियन का लोन दे दो, 50 लाख, 5 मिलियन मैंने 50 लाख का लोन दे दो मेरी बीवी को। तो CFO को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि नहीं सर, लॉ में नहीं लिखा है ये। उन्होंने कहा कहाँ लॉ मना करता है? उन्होंने सर सेक्शन 182 कंपनीज एक्ट है, उस 2017 नवाज शरीफ ने बनाया, उसमें मना है। उसने कहा बदर ने, पागल, मैंने पढ़ा है, कोई ऐसा नहीं है, लॉ में प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब लॉ में मौजूद है, गुंजाइश है लॉ के अंदर, लॉ ने इजाजत दी है। उसने कहा सर नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप दोबारा पढ़ें। तो उसने कहा, बदर ने, डायरेक्टर जो था, उसने कहा यार कंपनी सेक्रेटरी से बात करो। CFO ने कंपनी सेक्रेटरी से पूछा। कंपनी सेक्रेटरी नॉर्मली कंपनी का नौकरी होता है, आपको पता है, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में नौकरी करता है और सारे लीगल मैटर्स देखता है। तो और नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो या लॉयर्स होते हैं। तो उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी को CFO ने लिखा, तो CFO तो अकाउंटिंग जानता है, लॉ तो नहीं जानता, कंपनी सेक्रेटरी लॉ जानता है। उसने कंपनी सेक्रेटरी से कहा कि भाई क्या बदर साहब कह रहे हैं अपनी बीवी को लोन दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं? तो कंपनी सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया वो हम देखते हैं। पहला सवाल है कि बदर साहब के का जो डिमांड है 50 लाख की बीवी के लिए लोन की, वो सही है गलत है? दूसरा ये कि अगर गलत है तो फिर क्या होगा? तो पहला सवाल का जवाब है कि लॉ कहता है अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आप सोमी को बुलाएं और कहें कि एक डायरेक्टर लोन मांग रहा है, सोमी इजाजत दे दें, काम खत्म, दे दीजिए डायरेक्टर को लोन या उसकी बीवी को लोन। लेकिन सोमी से पूछना पड़ेगा, अप्रूवल सोमी से लेनी पड़ेगी। या तो डायरेक्टर को भी लोन मिल सकता है या उसकी बीवी को लोन मिल सकता है। क्लियर हो गई ना? सोमी का अप्रूवल चाहिए। कंपनी अगर अनलिस्टेड है, यानी प्राइवेट कंपनी है, सिंगल मेंबर है, और समझिए ना, वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है। अगर कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो आपको सोमी का अप्रूवल लेने के बाद SECP से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, डबल अप्रूवल चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अब क्या होता है, मिसाल की तरह कंपनी लिस्टेड है और आपने अप्रूवल नहीं लिए, लोन दे दिया, सजा है। कंपनी नॉन लिस्टेड है, आपने सोमी से अप्रूवल नहीं लिया, यानी एक अप्रूवल नहीं लिया, तो भी गलत बात है। तो जो जो इसमें शरीक है, अकाउंटेंट हो, डायरेक्टर ने अपने लिए लिया हो, अपनी बीवी के लिए लिया हो, वो सब फंस जाएंगे। ये कॉन्सिक्वेंस है। रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस माने रिजल्ट, रिजल्ट टू कंट्रोवेंशन, कंट्रोवेंशन, रिजल्ट टू एनी कंट्रोवेंशन का मतलब है, कॉन्सिक्वेंस टू एनी कंट्रोवेंशन का मतलब है कि अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, तो कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी करने को इंग्लिश में कहते हैं, लॉ में कहते हैं कॉन्सिक्वेंस टू एनी कंट्रोवेंशन। तो जो जो इसमें शरीक हैं, मिसाल के वक्त कंपनी अनलिस्टेड है तो एक अप्रूवल चाहिए थी सोमे की, आपने अप्रूवल लिए बगैर दे दी, तो भी गलत है। और कंपनी लिस्टेड है तो आपको 2 अप्रूवल चाहिए, आपने एक अप्रूवल लेके दे दिया या दोनों अप्रूवल नहीं ली, तो फिर तो चीफ अकाउंटेंट जिसने अकाउंट लोन दिया है, जिसने लिया है, उन सबको सजा होगी। कितनी सजा हो सकती है? देखिए, सजा की है 1 रुपए से लेके 10 लाख तक की सजा हो सकती है। 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक, इतनी बड़ी सजा रखी है। अब जज की मर्जी है 10 लाख की सजा लगा दे, 5 लाख की सजा दे दे, ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये लॉ ने जज के ऊपर छोड़ दिया है। और इसके साथ साथ जो पैसा लिया है, लोन लिया है, वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, जो जुर्माना दे दिया वो तो जुर्माना तो हुकूमत के पास चला जाएगा, और 10 लाख का जो जुर्माना है, 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक, वो तो जुर्माना हुकूमत ले लेगी। और जो लोन आपने कंपनी से लिया था, वो लोन तो वापस करना है कंपनी को, और प्लस सूद के साथ वापस करना है। और ये कौन जिम्मेदार होंगे इसके? जो लोग इतने, जैसे चीफ अकाउंटेंट, डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर ने अपने लिए लिया है तो खुद, और बीवी के लिया है तो बीवी भी आ जाएगी इसमें। ठीक है ना? जो जो शरीक जुर्म है वो उनके ऊपर सजा होगी। अब देखते हैं इसमें जेल है या नहीं है, ये जरा गौर से देखें, क्या जेल भी हो सकती है या नहीं। तो इसमें जो है वो बिल्कुल है, जेल 1 दिन से लेके 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट लिखा है, देखें, इम्प्रिजनमेंट नजर आया है,
सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मतलब सज़ा नॉर्मल सज़ा होगी जेल में आपको। एक होती है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, उसमें जेल में आपके ऊपर बहुत सख्ती की जाती है, आपसे काम कराया जाता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में मतलब होता है कि आप जेल में रहेंगे बस, और फिर एक रिहा हो जाएंगे। और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होती है जिसमें आप पे जेल में काम कराया जाता है आपसे बहुत, ठीक है ना। फिल्मों में देखा होगा, तो जो है हीरो जो है पत्थर तोड़ रहा है, ये कर रहा है। इस यहाँ पे ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी आपको। जेल में आपको मच्छर खटमल रात को काटेंगे, ठीक है ना। और 1 दिन से लेके 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब ये भी जज पे डिपेंड करता है कि 1 दिन की सज़ा दे या 1 साल की दे दे, 3 महीने की दे दे, ये जज पे डिपेंड करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका सवाल। अब एक सवाल है 452 का, ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं ना, तो फिर आपको ये बताना होता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर किस किस कंपनीज में मालिक हूँ। पाकिस्तान से बाहर किस किस कंपनी में मालिक हूँ, किसके लिए है? डायरेक्टर के लिए है, और उस आदमी के लिए जो कोई पाकिस्तान में कंपनी में मेजर शेयर होल्डर है। मेजर शेयर होल्डर यानी सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर मतलब अगर आप 10% किसी कंपनी के, मैं मिसाल में आज मैं किसी कंपनी के 10% शेयर खरीद लूँ, तो फिर मुझे बताना होगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर किस किस कंपनी में शेयर होल्डर हूँ। ये तो बड़ी पॉट लग जाएगी, इनकम टैक्स वाले मुझे मसला कर देंगे मेरे लिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल है, ये लॉ है। जब ये लॉ बनाया नवाज शरीफ ने, तो ये जितने अमीर लोग थे बड़े चीखे चिल्लाए कि यार ये लॉ क्या बना दिया आपने, कि हम पाकिस्तान में अगर हमने एक कंपनी खोली है तो जाहिर बात है हम उसमें 10% से ज़्यादा शेयर होंगे, कि हमारी कंपनी, हम तो शेयर खरीदेंगे उसमें ज़्यादा। मैंने कंपनी खोली, तो मैंने उस कंपनी मैंने खोली, तो मैंने क्या किया, मेरी फैमिली 5 आदमी है, एक मैं हूँ, एक बीवी है, एक मेरे एक माँ है और 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी वाइफ है, एक मैं हूँ, एक मेरे 5 लोग हैं। मैं अगर कंपनी खोलूँगा तो सबको 20% दूंगा, तो अब मेरा पास भी 20% आ जाएगा। अब मेरे अमेरिका में शेयर्स हैं कंपनी में, अब कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, तो फिर मुझे बताना पड़ जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ बताऊंगा तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे वहाँ से प्रॉफिट आ रहा होगा, वो बताओ, मैं तो फंस गया। तो ये लॉ नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा लॉ बनाया था, लेकिन अब इमरान खान साहब ने इस लॉ में चेंजेस कर दी हैं। वो देख लेते हैं क्या है चेंजेस। ये तो मैंने समझा दिया आपको लॉ, अब पढ़ भी लें आप लोग, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या। अब देखिए इमरान खान ने चेंज किया है। हमने मिसाल दी अमजद, हैदर, इकबाल, जफर, ये 4 लोग हैं। इनकी अमजद ने पाकिस्तान के अंदर 7% शेयर होल्डिंग है। तो जब 7% शेयर होल्डिंग है कंपनी में, तो अमजद के ऊपर अमजद अमजद के शेयर्स हैं, और यूएसए के अंदर 7% है, यूके के अंदर 12% है, यूएई के अंदर 4% है, जापान में 33% है, और ऑस्ट्रेलिया में 52% है। लेकिन ये किसी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इसके 7% है शेयर्स हैं, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए ये डिस्क्लोज नहीं करेगा, बावजूद ये मालिक है। और हैदर जो है इसके 15% पाकिस्तान में शेयर है, ये सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो अब इसकी शेयर्स अमेरिका, यूएसए में 7% हैं, ये डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि यूएसए में इसके 7% है। लेकिन यूके में 12% है, 10 से ज़्यादा है तो करेगा डिस्क्लोज। यूएई के अंदर इसके 4% है, डिस्क्लोज नहीं करेगा। और जापान में इसके 33% है, इसे डिस्क्लोज करेगा, बताएगा। डिस्क्लोज माने बताना पड़ेगा आपको एसएससीपी को। और ऑस्ट्रेलिया में 52% है, इसको बताना पड़ेगा। इकबाल है, इसके 10% शेयर्स हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल ये पाकिस्तान में भी अपनी 10% है, तो इसको अब पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ 10% है बताने पड़ेंगे। सेम ये हैदर वाला केस है, समझ में आ गया। ये शेयर होल्डिंग्स यूएसए की छुपा लेगा और यूएई की छुपा लेगा, क्योंकि इसमें 4 और 7 थे। बाकी यूके की होल्डिंग, जापान की होल्डिंग, ऑस्ट्रेलिया की होल्डिंग उसे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एसएससीपी को। जफर के 30% है पाकिस्तान में शेयर, जाहिर बात है सब्सटेंशियल ओनर है ये क्या करेगा भाई, यूएसए की छुपा लेगा और यूएई की छुपा लेगा, क्योंकि यूएई में इसके 4% है और यूएसए में 7% है। और यूके की बतानी पड़ेगी, और जापान की बतानी पड़ेगी, और ऑस्ट्रेलिया की बतानी पड़ेगी। इस सवाल से ये समझिए कि पहली चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान में आपकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उन मुल्कों में
अपनी शेयर होल्डिंग बतानी पड़ेगी जहाँ पे आपके 10% से ज़्यादा या 10% तक, 10% और 10% से ज़्यादा होल्डिंग है वो बतानी पड़ेगी, और 10% से कम है तो आप नहीं बताएंगे। अब इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है, मतलब अगर ये तो आपने लॉ समझ लिया, आपकी समझ में आ गया, लेकिन डिबेट बहुत हो सकती है क्या ये लॉ ठीक है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये लॉ जो नवाज शरीफ ने बनाया था वो बनाया था कि अगर आपकी पाकिस्तान में 10% हो जाए तो आप जितने मुल्क में चाहे 7% हो 10-12% हो सब बतानी पड़ेगी। इमरान खान ने ये लॉ में एक चेंजेस किए हैं कि अगर आप 10% से बाहर होल्डिंग कम है तो आप उसको छुपा लें, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इमरान खान के हिसाब से बनाया है, यही सवाल एग्जाम में आपको बना के समझा देना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉ ठीक है या नहीं, इस पर हम डिबेट बाद में करेंगे, एग्जाम में हमें डिबेट नहीं करनी। मैं इस पर समझाऊंगा इस लॉ में क्या ठीक है क्या नहीं, ये बात के टॉपिक है, ठीक है, ये एग्जाम का टॉपिक नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं आपको मालूम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। स्पेशली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट को कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको मालूम है, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है बैलेंस शीट आती है, एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस। मैं जब स्टूडेंट था मैं समझता था ये एक ही बात है, लेकिन ये नहीं। अगर इदारा एनजीओ है, ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, और इदारा प्रॉफिट वाला कमाने की मकसद से बनाया है आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। बात एक ही है लेकिन थोड़ा टेक्निकल फ़र्क है, हेडिंग का फ़र्क है, चीज़ें तो वही हैं। मिसाल के तौर पर ईडी जो है वो बनाएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएगा, लेकिन यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, टीसीएस कंपनी है, ये सब बनाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चेंजेस इन इक्विटी आपको मालूम है, कैश फ्लो आपको मालूम है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स आपको मालूम है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? पिछले साल की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर मैं 2020 के अकाउंट बना रहा हूँ तो 2019 के अकाउंट्स मुझे दिखाने पड़ेंगे कंपैरिजन के लिए। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, कंपैरेटिव बनाते हैं हम, पिछले साल का कंपैरिजन देना पड़ता है, ठीक है। और एनी अदर स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट आप ज़रूरी समझते हैं एसएससीपी कहती है तो वो भी बना दीजिएगा, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल हो जाएंगे। तो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बच्चों वाला था, अकाउंटिंग का सवाल था बेसिकली, ठीक है। सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट में। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं। पेड अप कैपिटल और अथराइज शेयर कैपिटल में फ़र्क आपको मालूम है। अथराइज एक परमिशन होती है, पेड अप कैपिटल वो होता है जो आपको पैसा मिला है मालिकों से। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है, लेकिन पेड अप कैपिटल मालिकों ने 80,000 रुपये दिए हैं, तो पेड अप तो 80,000 है, ठीक है ना, जो आया है कंपनी के अंदर पैसा। तो आप जब भी कभी एडवर्टीजमेंट करेंगे या बैलेंस शीट में आप जहाँ भी पेड अप कैपिटल का जिक्र करेंगे तो आपको ऑथराइज कैपिटल मेंशन करना पड़ेगा। वेयर एनी नोटिस, एडवर्टीजमेंट और ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ कंपनी कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, सच नोटिस, जहाँ भी आप ऑथराइज कैपिटल का जिक्र कर रहे होंगे, जैसे प्रॉस्पेक्टस होता है हम इशू करते हैं, उसमें ऑथराइज कैपिटल बताते हैं, हमें अपना पेड अप कैपिटल भी बताना पड़ेगा कि हमारा पेड अप कैपिटल कितना है, ठीक है ना। अब बारीक बारीक नहीं लिखना है, मोटा मोटा कॉन्स्पिशियस लिखना है, मतलब मोटा मोटा लिखना है। इसमें लिखना है, लोग बारीक बारीक लिख देते हैं कि भाई हमने लिख दिया, कानून ने कहा हमने पूरा कर दिया, नहीं, पूरा अपने डिटेल लिखना, मोटा मोटा लिखना है। ऑथराइज कैपिटल लिखना है, अब बैलेंस शीट में देखा होगा ऑथराइज कैपिटल भी लिखते हैं और नीचे पेड अप कैपिटल लिखते हैं। सब प्रॉस्पेक्टस हम पढ़ेंगे, बताऊंगा प्रॉस्पेक्टस क्या चीज़ होती है। जब पब्लिक कंपनी लोगों से पैसे मांगती है तो उसमें बताती है हमारा ऑथराइज कैपिटल इतना है, तो पेड अप भी बताती है इतना है, हमें मजीद चाहिए पैसा, ठीक है ना। पेड अप माने जो आ चुका है, आ चुका है, चुका, ठीक है। अब क्या है फर्स्ट डायरेक्टर? फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो, और फिर फर्स्ट सीईओ कैसे आते हैं, कौन उनको अपॉइंट करता है? अब जाहिर बात है अल्लाह मियां तो अपॉइंट नहीं करता, कम नई कंपनी में कौन अपॉइंट करते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये आपका आंसर है, पढ़ लीजिए इसको, फिर मैंने समझाया है। तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम होते हैं जो फर्स्ट कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं
फर्स्ट सोमी जो कंपनी के ओरिजिनल मालिक हैं, जिन्होंने कंपनी में पहली दफा इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोग डायरेक्टर्स के नाम तय करते हैं, कितने डायरेक्टर्स रखने ये तय करते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव को वो लोग अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा। और डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव फर्स्ट जब एजीएम होती है 16 महीने के बाद उसमें रिटायर हो जाते हैं। 16 महीने के अंदर अंदर हो जाती है, 12 से लेकर 16 महीने तक उसमें रिटायर हो जाते हैं। तो ये यहाँ सवाल रिटायरमेंट का नहीं, आप पूछा है कि अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट तो ये सोमी करते हैं, फर्स्ट सोमी, ठीक है ना। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कौन होते हैं, आपको पता है कंपनी के मालिक। जो ये भी देना पड़ता है आपको, सोमी अपना पहले अपना भी देते हैं आरओसी को कि हमारे बाप का नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा पेशा क्या है, मेरी नेशनलिटी क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, CNIC अगर पाकिस्तानी है, अगर बाहर का है तो पासपोर्ट नंबर देगा, मैं कितने शेयर ले रहा हूँ, सिग्नेचर, ये सब अपना जमा कराएंगे सोमी। और फिर उसके बाद डायरेक्टर्स जिनको अपॉइंट करें उनकी भी डिटेल देंगे, पहले अपनी डिटेल देंगे फिर डायरेक्टर्स की डिटेल देंगे। पहले इनकी डिटेल है, देखिए इनकी डिटेल इस तरह चार्ट, ये टेबल बनता है, चार्ट बनता है। जैसे हमारी कंपनी के मालिक हमें पता है आमिर खान है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है। तो इन्होंने अपने नाम दिए, अपने फादर का नाम, CNIC नंबर, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, एड्रेस, कितने शेयर्स ले रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं कंपनी में वो, और अपने सिग्नेचर्स इनके होंगे। इसको कहते हैं सबसे, इसको पूरे चार्ट को कहते हैं एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ASC एसोसिएशन, A से एसोसिएशन, A से एंड, S से सब्सक्रिप्शन, C से क्लॉज, AASC। ये ASC है आपके, ठीक है। और ये 5 लोग हैं, इन्हें कहेंगे सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम या सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या है, पहले सोमी है, पहले मालिकान है। देखिए इसमें शेयर होल्डिंग भी लिखी हुई, कितने शेयर खरीद रहे हैं, और इनके ओरिजिनल साइन भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो पहले अपना जमा कराएंगे आरओसी को, कंपनी बना रहे भाई। सब्सक्राइबर अपना फॉर्म जमा कराने के बाद डायरेक्टर्स की लिस्ट देंगे और डायरेक्टर की कंसेंट भी देंगे, ठीक है। अब डायरेक्टर की लिस्ट में क्या होगा, डायरेक्टर हमारी कंपनी में डायरेक्टर कौन है, सलमान खान है, आमिर खान है, नवाज है, इमरान है, अमिताभ, रहीमा, यही है ना हमारे डायरेक्टर। याद है ना, आप लोगों को नाम याद कराए मैंने। इनकी नेशनलिटी, CNIC नंबर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये देंगे, ये दे दिया, ये जमा करा देंगे, वेरी गुड। आरओसी को, फिर आरओसी कहेगा इन 5 की कंसेंट लेके आओ। फिर क्या, 5 की कंसेंट लेंगे, तो कंसेंट देंगे, साइन कर रहा है सलमान खान, साइन कर रहा है इमरान खान, साइन कर रहा है अमिताभ, साइन कर रहा है, सब कंसेंट दे रहे हैं अपनी। आमिर खान साइन कर रहा है, नवाज शरीफ साइन कर रहा है, हेमा मालिनी ने इससे बुक के अंदर साइन करके लिफाफा दे, नजर आ रहा है अंदर से, इस फोल्डर के अंदर जो डायरी है, इसके अंदर इसमें इस कागज नजर आ रहा है सफेद सा, देखिए हेमा मालिनी के हाथ में, इससे अपनी कंसेंट लिख दी है। ये सब क्या देंगे, ये सब किसको दे देंगे, ये 5, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 लोग किसको दे देंगे, दे देंगे सोमी को। सोमी फिर आरओसी को जमा करा देंगे। तो आप कहेंगे अमिताभ डायरेक्टर तो नहीं है, अमिताभ तो CEO है, तो CEO डायरेक्टर भी होता है ना, अंडरस्टूड है, जो CEO बनता है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर भी बन जाता है, ठीक है ना। ये भी मालूम है आपको, CEO के पास 2 ओहदे होते हैं, CEO का भी होता है और डायरेक्टर का भी होता है, ऑटोमेटिकली लॉ ने दिए हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्लियर है, समझ में आ गया। ये कंसेंट जमा करा देंगे आरओसी को। तो आपने क्या देखा कि कितने डायरेक्टर होंगे, किसने तय किया, सोमी ने तय किया। डायरेक्टर्स के लिस्ट किसने बनाई, सोमी ने बनाई। फिर उनकी कंसेंट भी सोमी ने लेके जमा कराई, ठीक है ना। तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी देनी होती है और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी देनी होती है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं सेंसिटिव प्राइस ऑफ शेयर्स, ये क्या चीज होती है। अब सेंसिटिव प्राइस की बात करेंगे भाई। देखिए प्राइस में क्या होती है, सवाल है लिस्टेड कंपनी के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं सेंसिटिव प्राइस। A listed company shall disclose the sensitive price information to the public forthwith any price sensitive information relating to the company or subsidiaries which has come to the company knowledge and which would be material to an investment decision under 96 of the Securities Act 2015। ये देखिए यहाँ जो लॉ पढ़ रहे हैं ना हम, ये हम कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम जो पढ़ रहे हैं लॉ है सिक्योरिटीज एक्ट, जो कि 2015 में बना था, ठीक है ना।
2015 में लॉ बनाया गया था, नवाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया 2015 में उस लॉ, और इत्तेफाक से कंपनीज एक्ट भी नवाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया 2017 में। तो ये दोनों लॉ जो है नवाज शरीफ की हुकूमत ने काम किया, लॉ मेकिंग की नवाज शरीफ ने। और गवर्नमेंट का काम होता है लॉ बनाना, क्योंकि पुराने लॉ जो थे वो वक्त से हिसाब से बुढ़े हो गए थे, बेकार हो गए थे। तो नवाज शरीफ ने ये दो अच्छे काम किए, कंपनीज एक्ट भी बनाया और सिक्योरिटीज एक्ट भी बनाया। अब सिक्योरिटीज एक्ट क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस वक्त जरूरत नहीं है, हमें सब सवाल सॉल्व करना है। सवाल पूछ रहा है कि सेंसिटिव प्राइस जो है वो कंपनी explain the price sensitive information which a company listed company shall disclose to public। वो बताना है कि आम लोगों को, जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को कब सेंसिटिव प्राइस जो है बताई जाती है, ठीक है ना। फिर है और दूसरा सवाल है कि व्हेन ए लिस्टेड कंपनी में डिले, कब ये डिले कर सकती है बताने में, डिले भी कर सकती है, नहीं डिले करने की इजाजत है। तो अब हमें देखते हैं दोनों। देखिए सेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन क्या होती है। A listed company shall disclose to public forthwith माने immediately, foreign any price sensitive information including that is necessary to enable to the public to appraise the position of the company and its subsidiaries। जो शेयर्स की प्राइस गिर रही है, बढ़ रही है, और जिस कंपनी के कोई फैसले से, तो कंपनी उससे आगाह करेगी अवाम को कि कंपनी की शेयर्स की वैल्यू गिरने वाली है, बढ़ने वाली है फौरन, ताकि लोग जो हैं वो कोई बड़े नुकसान से बच जाए। मैंने एक शेयर ख़रीदा है मिसाल के तौर पे, वो कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि वो शेयर जो मैंने ख़रीदा है वो 50 रुपए का, वो 10 रुपए गिर जाएगा। बहुत बड़ा 50 रुपए में 10 रुपए बड़ा अमाउंट है। मैंने 5 करोड़ के शेयर खरीदे हैं, वो 4 करोड़ के हो जाएंगे, 1 करोड़ का मुझे नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी को चाहिए कि बता दे। शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, और कंपनी के मिसाल के तौर पे कंपनी का कोई फैक्ट्री जल गई है, कंपनी को नुकसान हुआ है, जिससे कंपनी की शेयर की वैल्यू गिरने वाली है, तो कंपनी बता दे मुझे, ये इन्फॉर्म कर दे, फ़ौरन बताए, ताकि मैं कंपनी का शेयर खरीदने में कंपनी का मालिक हूँ। अब जाहिर बात है मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मुझे कंपनी की इन आउट का पता नहीं होता है, तो कंपनी बता दे मुझे, मैं कंपनी का मालिक हूँ। और आम लोग जो कंपनी के मालिक नहीं है, हो सकता है वो कंपनी के मालिक बनना चाह रहे हों, वो शेयर खरीदना चाह रहे हों, तो वो चौकन्ना हो जाएं कि वो ना खरीदें, ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए होता है, जो कंपनी के मालिक है उनके लिए भी है कि वो उनको पता लग जाए स्वामी को कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, और जो लोग स्वामी बनना चाह रहे हैं तो वो ना बने, ठीक है ना, क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, प्राइस गिर रही है शेयर की, तो ये कंपनी को फौरन बताना होता है। फोर्थ विथ का मतलब फौरन, और नेसेसरी टू अवॉइड क्रिएशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ए फॉल्स मार्केट इन द सिक्योरिटीज। एक और चीज़ भी है कंपनी के अंदर, मिसाल के तौर पे ऐसा भी होता है कि लोग समझ रहे हैं कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन कंपनी की फैक्ट्रियाँ जल गई हैं, अंदर ही अंदर है, ये बात खबर पता नहीं लगी। गाँव में कंपनी की फैक्ट्रीज होती है ना, कंपनी की फैक्ट्रीज गाँव में लगी हैं, वो जल गई हैं, लोग शहर में रहते हैं, लोगों को पता नहीं है, तो फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट हुआ है, कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसके शेयर खरीद लो, लोग सोमी बनना चाह रहे हैं, शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं कंपनी के, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी ना। तो देखिए इन्फॉर्मेशन लीक आउट तो नहीं होती, डायरेक्टर ही लीक आउट करते हैं। अगर डायरेक्टर लीक आउट नहीं करेंगे तो लोगों को तो पता नहीं लगेगा, तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है ना कि अगर कंपनी के साथ कोई नुकसान हुआ है तो वो बता दें, ताकि लोग कंपनी से बचें, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना इन्वेस्टमेंट करने वाले का लॉस हो जाएगा। Might reasonably expect to materially affect the market activity and the price of price। अगर ऐसी कोई है फैक्ट्री में छोटी मोटा कोई नुकसान हुआ है, वो बताने की जरूरत नहीं, तो टेम्परेरी नुकसान है, सही हो जाएगा। कोई मेजर नुकसान हुआ है कंपनी के अंदर, तो वो ज़रूर प्लीज़ डायरेक्टर साहब, जितने डायरेक्टर्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि वो ज़रूर बता दें, ठीक है ना, वरना सज़ा है इसमें। अच्छा, कब डिले कर सकते हैं, अब ये एक सवाल है, डिले कर सकते हैं, हाँ कल भी डिले कर सकते हैं। A listed company may, under its own responsibility, delay the public disclosure of price-sensitive information, such as not to prejudice its legitimate interest, provided that such delay would not be likely to mislead public investor। कोई ऐसी मैंने कहा छोटा मोटा कोई लॉस हुआ है कंपनी में, कारपेट जल गया, कंपनी के पर्दे जल गए, तो उसको पता है, छोटी सी बात है, 3-4 हज़ार 5 हज़ार का लॉस है, वो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ये बताने की क्या ज़रूरत है।
Any person receiving the information owes the listed company of a duty of confidentiality, regardless of whether such duty is based on law, regulation, articles of association or contract. आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये भी ज़रूरी है कि जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन रखे डायरेक्टर, वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन अपनी पेट में रखे। अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बहुत ज़्यादा नुकसान देगी इन्वेस्टर को, तो वो कंपनी के डायरेक्टर्स को चाहिए उसको छुपा के रखें, क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है पेट के अंदर बात, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है अपने पेट में बात को रखना। अब ये बड़ा मसला है कि आपको पता है कि अब लॉ ने कहा है कि लिस्टेड कंपनी में एक औरत को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। अब औरत एक डायरेक्टर बनेगी हर लिस्टेड कंपनी में, तो पेट ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कब तक रहे? अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका रहना। तो वो तो जैसी सुनेगी बता देगी सबको, पहले जाएगी अपनी बहनों को बताएगी, शौहर को बताएगी, बात फैल जाएगी और सबसे कहेगी मत बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आगे तुम मत बताना, और सबको बता देगी। The listed company is able to ensure the confidentiality of that information. तो ये नहीं पता कि अगर इन्फॉर्मेशन डिले कर सकते हैं आप, अगर आपको भी पता है कि ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है या टेम्पररी है, ठीक हो जाएगा, तो फिर आपको डिले कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब ये है सिंगल मेंबर कंपनी पे। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एक सिंगल मेंबर कंपनी है, वो उसके जो मालिक हैं वो डायरेक्टर भी हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं और खुद ही मालिक हैं। वो मर गए और कंपनी अब कैसे चलेगी? सिंगल मेंबर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होता है, हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो जब मालिक को कुछ हो जाता है, तो फिर सिंगल मेंबर कंपनी में मालिक जो है की जगह जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी वो चार्ज संभाल लेता है और रूल 7 के तहत, और क्या करता है वो, विद इन नो टाइम, जल्द से जल्द एज ROC को बताता है और कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करता है, चलाता है और ROC को इन्फॉर्म कर देता है। और फिर क्या करता है कि जिससे जो उसके बच्चे होते हैं उनको शेयर्स ट्रांसफ़र कर देता है। अगर एक बेटा आएगा तो सिंगल मेंबर कंपनी सिंगल रहती है, अगर दो बेटे आ जाते हैं, 3 बेटे आ जाते हैं, बेटियाँ आ जाती हैं, बीवी आ जाती है, तो फिर सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाती है। जो आपको मालूम है 4 किस्म की कंपनियाँ होती हैं, सिंगल मेंबर कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, 4 होती है ना ये। तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाती है अगर जो मालिक था उसके घर के 2-3 लोग आ जाएं। अगर एक ही आता है तो सिंगल मेंबर कंपनी सिंगल मेंबर रहती है। ठीक है ना, ये पढ़ लीजिए। यही है कि आपने देख लिया, ये पढ़ लिया होगा, आप सिंपल है। कंपनी सेक्रेटरी जो है, सारे कारोबार चलाना है, कंपनी सेक्रेटरी जब तक लीगल हीयर्स को शेयर ट्रांसफर करेगा, और लीगल हीयर्स एक आ जाएगा तो सिंगल मेंबर रहेगी, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। और इतने अरसे में कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का मालिक भी बना रहेगा और कंपनी के अफेयर्स को चलाएगा ईमानदारी के साथ, कब्जा नहीं करेगा। ठीक है ना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि वो रजिस्ट्रार को बताए, ROC को, और अगर कोई डिले हो रहा है, कोई इम्पेडिमेंट है, मालिक के बच्चे में अभी इख्तलाफ राय है कि मैं मालिक नहीं बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा, होता है फड्डा, तो 7 दिन के अंदर अंदर ये मामला को हल करना है, उसने शेयर को ट्रांसफर कर देना है, कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ऑफ कंप्लायंस विद ऑल रिक्वायरमेंट्स विद रेलेवेंट लॉ, ट्रांसफर द शेयर, लीगल शेयर को ट्रांसफर, ऐसा नहीं किसी और को ट्रांसफर कर दे जो उसकी औलाद नहीं थी वो, क्योंकि आपको पता है अक्सर ऐसा होता है मरने के बाद लोगों को नई चीज़ें नज़र आती हैं। पता रहता है एक साहब की एक बीवी नहीं थी, 3 बीवियाँ थी, 2 बीवियाँ थी, एक बच्चे इतने थे, इतनी सारी चीज़ें इस मरने के बाद सामने आती हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी पागल हो जाता है कि भाई ये सब कुछ चेक करता है, कंफर्म करता है, और ये सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद फिर वो शेयर्स ट्रांसफ़र करता है और उसका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, फिर एक आखिरी पॉइंट है कि कॉल द जनरल मीटिंग फॉर द मेंबर्स टू इलेक्ट डायरेक्टर्स। अब वो ये करेगा कि जो मालिक बन गए उनको मीटिंग से कहेगा, मीटिंग कॉल करवाएगा और कहेगा भाई मालिकों तो नए मालिक आए, भाई डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। ठीक है, डायरेक्टर को इलेक्ट कर लो। सही है, ओके। या आप में से कोई डायरेक्टर बन जाओ, 4 बेटे आ गए, चारों में से कोई 3 डायरेक्टर बन गए या 2 डायरेक्टर बन गए, क्योंकि एक डायरेक्टर तो कम से कम होना चाहिए ना सिंगल मेंबर में।
कंपोजिशन ऑफ बोर्ड क्या है आजकल? लिस्टेड कंपनी की बात करें, या लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। लिस्टेड कंपनी में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ये है कि क्या होती है, बतानी पड़ेगी। यानी कितने किस्म के डायरेक्टर होते हैं आपको मालूम है? एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं कंपनी के अंदर, और एक फीमेल डायरेक्टर का भी कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है ना। कंपोजिशन बोर्ड क्या है? तो इस सवाल में लिखा है कि 9 डायरेक्टर हैं। सवाल में लिखा है 9 डायरेक्टर हैं, तो 9 डायरेक्टर में लॉ ने लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कम से कम 2 होंगे लिस्टेड कंपनी के अंदर। तो या उसने लिखा है 1/3, 2 या 1/3। इस केस में अगर हम 1/3 निकालें तो बचेगा 3, और लॉ ने लिखा है 2, लेकिन ये भी लिख दिया विच एवर इज हायर। तो कहता है 2 रखने हैं या 1/3 निकालें। आप 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर 3 आ जाएगा। तो फिर हमें 3 रखने पड़ेंगे डायरेक्टर। 2 तो अगर इसमें डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर जो होते हैं वो सपोज करो 7 होते हैं, तो 7 होते तो 7 का 3 से डिवाइड करते तो आंसर पॉइंट्स में आता 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 ही रखने पड़ते। और अगर इस कंपनी में 6 डायरेक्टर होते तो 3 से डिवाइड करते तो आंसर 2 आता। इस कंपनी में अगर 5 डायरेक्टर होते तो 2 से तकसीम करते तो आंसर जो होता वो 3 से तकसीम करते। डिवाइड तो 3 से ही करना है, जो लॉ ने कहा है 3 से डिवाइड करो। तो आपको लॉ ने कहा है या तो 2 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे आपको इंडिपेंडेंट, या जितने आपके टोटल डायरेक्टर है ना उसको 3 से डिवाइड करें। हमने कहा फर्स्ट करते हैं 2 रखते हैं, और 9 डायरेक्टर हैं हमारे, तो 9 को तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 3 को कंपेयर करेंगे 2 से, तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो लॉ कह रहा है विच एवर इज हायर, हायर लेना पड़ेगा। तो और एक और मजे की बात यह है कि लॉ के अंदर आपको लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर जो है वो कम से कम 7 होते हैं। तो 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो 3 से ही करना है, तो आंसर क्या आएगा? 3.5। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 2 डायरेक्टर तो कभी आएंगे नहीं, आपको 3 ही डायरेक्टर या आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर सवाल में डायरेक्टर होते हैं मिसाल के तौर पर 15, तो हम 15 को 3 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता? 5। तो फिर हमें 5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। एक टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें मैंने ये चार्ट बना के समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने रखने हैं आपने? उसके लिए लिखा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये बड़ी शर्त है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे 15 डायरेक्टर हैं तो 1/3 कितना बनता है? 5। तो आप 5 डायरेक्टर रख सकते हैं, क्या नाम है? एग्जीक्यूटिव। अगर टोटल डायरेक्टर 21 होते तो 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 7। तो आप 7 डायरेक्टर रख सकते थे। यहाँ चूंकि सवाल है 9 दिया हुआ है, तो 9 को 3 से तकसीम करेंगे तो आंसर ये आएगा 3। तो 3 आप क्या नाम है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रख सकते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो द रिमेनिंग डायरेक्टर शुड बी। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए लॉ ने शर्त लगाई है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो 1/3 से कम ना हो, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1/3 से ज्यादा ना हो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी मालिकान डायरेक्टर है, उनके लिए तो कोई कायदा नहीं हो, ज्यादा हो कम हो कोई भी हो सकते हैं। अब इस सवाल में देखें तो 3 तो ये हो जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। अब बचा क्या? 3 बचा तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 9 डायरेक्टर रखने हमने कंपनी ने तय किया 9 डायरेक्टर। अगर यहाँ क्या नाम है आंसर जो भी है डिफरेंस जो होगा एग्जीक्यूटिव, मिसाल कंपनी में 21 डायरेक्टर हैं, तो 21 का 1/3 क्या होता है? 7 आपको इंडिपेंडेंट रखने, और क्या नाम है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप ज्यादा से ज्यादा जो है 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 नहीं रख सकते, ठीक है ना। और जो बाकी बच जाएंगे आप वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डाल दें, मालिकान है वो जितने हो जाएंगे। और फीमेल डायरेक्टर रखना है 1, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में अगर आपने रख लिया है तो मसला ठीक हो गया है, तो या नॉन एग्जीक्यूटिव में भी आप 1 रख सकते हैं डायरेक्टर फीमेल, वो शामिल है। मिसाल के तौर पे अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिसाल के तौर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में एक जैसे हमने रखा है हिमा मालिनी को रख लिया है, काफ़ी है।
उसमें शामिल हो गई। ये अलग से नहीं है, फीमेल डायरेक्टर अलग से नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर ही शामिल है। लेकिन बताया कि एक औरत को रखना पड़ेगा आपने एग्जीक्यूटिव में या नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी औरत के नहीं कहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में औरत अभी नहीं आती, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में आती है, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, ये एनबीएफसी का सवाल है, एनबीएफसी क्या होती है क्या नहीं है। एनबीएफसी कोई कंपनी नहीं होती, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप बनाएं और बैंकों जैसा काम आप करना चाह रहे हैं, जैसे बैंक काम करते हैं ना वैसा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक नहीं है, तो ऐसे कंपनी को ऐसे कारोबार को कहते हैं नॉन बैंकिंग। काम तो बैंक का कर रहा है लेकिन मुकम्मल बैंक नहीं है, तो ऐसे इदारे को कहते हैं नॉन बैंकिंग। जैसे आपको पता है एच बी एफ सी ये कर्जा देती है, कर्जा देना तो बैंक का काम है, लेकिन ये कर्जे देती है घर के लिए, तो इसे नॉन बैंकिंग कहेंगे। समझ में ना, ऐसे इदारे जो कर्जे देते हो लेकिन बैंक नहीं हो तो उसे कहते हैं नॉन बैंकिंग। तो पाकिस्तान के अंदर ये कुछ रूल्स हैं, देख लीजिए। ये आप एससीपीसी पहले तो पब्लिक कंपनी बनाएंगे, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपके बाद आप एससीपी से परमिशन लेंगे जो 6 महीने के लिए वैलिड होगी शुरू में, कि आपने मिसाल के तौर पे कहा मैं घर बनाने के लिए कर्जा दूंगा, मैं एक कंपनी बना रहा हूँ हाउस बिल्डिंग, जो कि लोन देगी लोगों को घर बनाने के लिए, हम उस लोन पे सूद कमाएंगे। तो आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, फिर आपने एससीपी से परमिशन लेनी है, तो ये आपको परमिशन एक टाइम के लिए मिलेगी, जो लॉन्ग टाइम लिखा है वो दिया हुआ है, वो टाइम जो है 6 मंथ तक मिल जाती है। फिर आप उसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं 3 महीने के लिए, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि आप कंपनी का जब लाइसेंस मिल जाता है, फिर आप कंपनी को पूरा, तो आपको 9 महीने मिल जाते हैं, 6 महीना और 3 महीना मिला के 9 महीने मिल जाते हैं। उसमें आप कंपनी को इस काबिल कर देते हैं कि इसमें आप पैसा वैसा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर सकें, अपना जगह ले लें और बाकायदा काम शुरू कर सकें, ठीक है ना। ये सब प्रमोटर्स कर रहे होते हैं, और जब कंपनी फुल फ्लैश चलने पर लगती है तो फिर डायरेक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रमोटर्स का रोल रहता है, यहाँ पे इसमें एनबीएफसी में प्रमोटर्स का रोल रहता है, क्योंकि प्रमोटर्स को शेयर खरीदने पड़ते हैं लाजमी। जो प्रमोटर्स शेयर खरीदते हैं वो, और कुछ प्रमोटर्स अलग हो जाते हैं, कुछ प्रमोटर्स शेयर खरीदते हैं, लेकिन प्रमोटर्स को लाजमी शेयर खरीदना है। अगर 10 प्रमोटर हैं तो उसमें से 1 या 2 कह सकते हैं हम नहीं कंटिन्यू कर रहे, लेकिन बाकी प्रमोटर्स को शेयर खरीदना पड़ता है, ठीक है ना। व्हाट इज एनबीएफसी? इट इज ए टाइप ऑफ बिजनेस। इसको मैं हल्दी HALDI हल्दी वी हल्दी वी कहता हूँ, हल्दी वी याद रख लीजिए। इफ एनी वन पर्सन वांट टू डू हल्दी वी, इन हल्दी वी बिजनेस क्या होता है बताता हूँ। ही मस्ट ओपन पब्लिक कंपनी, परमिशन कर देगा एससीपी से, वो 6 महीने की मिलेगी, फिर 3 महीने और एक्सटेंड हो सकती है। इतने अरसे में आप कंपनी को बना लें, उसको इनकॉर्पोरेट करा, जो भी है कॉर्पोरेट करा लें, और फिर आप जो है काम शुरू कर दें। अगर आपने कंपनी नहीं बनाई हुई है तो आप लाइसेंस लेने के बाद कंपनी को फॉर्म कर लें, ठीक है ना। इसी 9 महीने का टाइम है, फिर आप अपना बिजनेस शुरू करें। जिस पाकिस्तान में आप देखते हैं हाउसिंग कंपनीज हैं, लीजिंग है, ये सब एनबीएफसी है। अब देख रहे हैं लिखा हुआ है एबीसी इज ए प्राइवेट कंपनी कैन डू एनी एनबीएफसी बिजनेस, नो, पब्लिक कंपनी कर सकती है, तो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। पाकिस्तान में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का काम, नॉन बैंकिंग फाइनेंस का काम जो होता है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। जैसे हाउस फाइनेंसिंग है, एसेट मैनेजमेंट है, लीजिंग है, डिस्काउंटिंग हाउस है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, वेंचर कैपिटल कंपनी है। ये 6 बिजनेस है, हम इसको अलग अलग एनबीएफसी पढ़ाएंगे तो एक एक को मैं अलग अलग आपको समझाऊंगा। लेकिन आपकी एग्जाम में आईसी में कभी हाउसिंग पे, एसेट मैनेजमेंट पे, लीजिंग पे सवाल नहीं आते। आपको पेपर पास करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको सिर्फ नाम याद कर लें, हल्दी वी, हेल्डिव कर दें, हेल्डिव HALDIV हेल्डिव। ये वाले काम करने हैं तो इसके लिए आपको पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी और एससीपी से लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस जो है वो आपको मिलेगा 6 महीने के लिए, 3 महीने एक्सटेंड हो सकता है। इतने अरसे में आप कंपनी को स्टेब्लिश कर लें, अपना बिजनेस शुरू कर दें।
फिर कामयाबी से चलाई। सेम लाइसेंस टू मेंबर ग्रुप कंपनी। फर्स्ट तो एबीसी एक कंपनी है जो कि जिसके मालिकान और एक्सवाईजी कंपनी के मालिकान एक ही हैं। वीआईपी के भी वही मालिकान है और आरएसवीपी थी, चारों कंपनीज के मालिकान फैमिली के मेंबर्स हैं। एक ही कंपनी हो सकती है ना, मैं एक कंपनी बनाऊं अपनी बीवी के साथ, मैं अपनी कंपनी बनाऊं अपने 2 बेटों के साथ, एक कंपनी बनाऊं अपनी अम्मी के साथ, तो ये तो ग्रुप कंपनी कहलाएंगी ना। वीआईपी कंपनी जो है इसमें से जो कंपनी है ना, ये 1 2 3 4 एबीसी, एक्सवाईजी, वीआईपी और आरएसवीपी 4 कंपनीज हैं। इनमें से वीआईपी ने लीजिंग कंपनी का लाइसेंस ले लिया एससीपी से। अब एबीसी जो है कंपनी, वो भी चाहिए लाइसेंस लेना, तो नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, एससीपी यही है आपके ग्रुप में हमने दे तो दिया है वीआईपी को ये लाइसेंस, आप क्यों दोबारा ले रहे हो? अगर आपको लीजिंग का काम करना है वीआईपी से करो, दोबारा क्यों एबीसी खोल रहे हो लीजिंग के लिए? तो फिर खाम डबल डबल एक ही कंपनी में करो। ठीक है, तो वीआईपी इज ऑलरेडी ऑब्टेन लाइसेंस, सो एससीपी विल नॉट ग्रांट लाइसेंस, नहीं मिलेगा। एबीसी को कहेगा कोई और काम कर लो, उसके लिए लाइसेंस दे देंगे, हाउसिंग फाइनेंस का कर लो, लेकिन लीजिंग का नहीं देंगे, तो लीजिंग का ले चुके हैं आपकी एक ग्रुप में कंपनी, याद रहेगा। एससीपी शेल डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एससीपी आपने को एनबीएफसी बनाना है, उसका कैपिटल क्या होगा? सही बात है, आपको पता है एससीपी में आपको सॉरी मैंने बताया आपको कि एनबीएफसी जो होती है 6 किस्म की होती हैं। क्या है? हेल्दी 5, तो हेल्दी में एच का हाउसिंग फाइनेंस का कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग है, अगर इतना कैपिटल होगा तो आप कंपनी बनाएंगे, वो एसएससीपी बताएगा। एसेट मैनेजमेंट का अलग है, लीजिंग का अलग है, डिस्काउंटिंग हाउस का अलग है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का अलग है, कैपिटल वेंचर का अलग है। तो ठीक है, तो हर एक का अलग अलग होता है, सबका एक कैपिटल तो नहीं। वो लीजिंग के लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, हाउस बिल्डिंग के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, एसेट मैनेजमेंट के लिए इतना कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये एससीपी बताइए कि अगर आपको, आपने कहा मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाऊंगा, तो आप एससीपी से पूछ लीजिएगा कि कैपिटल कितना लाना पड़ेगा, आपके पास इतना पैसा है जो आप कंपनी खोल सकें। ठीक है ना, ये तो नहीं कह सकते मैं 2 रुपए से कंपनी चलाऊंगा, 3 रुपए से कंपनी खोलूंगा। कैपिटल तो चाहिए होगा, जो रिक्वायरमेंट है लॉ की, वो अपने इतना पैसा लगाएंगे। आप नहीं अभी मैं थोड़ा लगा रहा हूँ बाद में और लगाऊंगा, नहीं, एससीपी पे ही नहीं, नहीं, जितना हम करें आपको इतना ही पैसा लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते आप। ठीक है। प्रोमोटर्स के लिए क्या शर्त है? जो प्रोमोटर्स हैं उनकी ये शर्त ये है कि उनको 25% जो कंपनी का कैपिटल होगा, जो भी एसएससीपी बताएगी, मैंने कहा हर एक का अलग अलग कैपिटल होता है, जो भी कंपनी का कैपिटल है उसका 25% प्रोमोटर्स को लेना पड़ेगा खुद, और 75% ये आवाम को देंगे। ठीक है। व्हाट इज कंपल्सरी ऑन पर्सन हु होल्ड मेजर शेयर एंड ए पर्सन हु इज डायरेक्टर इन द कंपनी? जो लोग सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हैं, 10% वाले शेयर होल्डर को पढ़ा चुका हूँ। और डायरेक्टर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि जो डायरेक्टर्स के पास शेयर्स हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर के पास, और जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं 10% वाले, वो अपने शेयर्स को सीडीसी में डिपॉजिट करा देंगे। मैं सीडीसी आपको बताऊंगा बाद में। सीडीसी एक कंपनी होती है, शार फैसल पे आपने देखी होगी, वहाँ जमा कराने होंगे, और वो शेयर्स को बेच नहीं सकते, शेयर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एसएससीपी के अप्रूवल के बगैर। तो यहाँ पे रॉटस है, लेकिन रॉटस किस पे है? एसएससीपी से रॉटस क्लियर करना पड़ेगा। आमतौर पे रॉटस आप अपने मेंबर से कहते हैं, दूसरे मेंबर से, कि मैं शेयर बेच रहा हूँ, जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है। तो यहाँ पे जो रॉटस है वो एसएससीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी बीवी को शेयर ट्रांसफ़र कर दूँ, अपने भाई को या किसी दोस्त को, या बेच दूँ, तो उससे अप्रूवल के बगैर नहीं। और शेयर्स आपको कहाँ रखने हैं? सीडीसी के अंदर रखने हैं, और उसको ना बेच सकते हैं ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं एसएससीपी की अप्रूवल के बगैर, ना बेचेंगे ना ट्रांसफ़र करेंगे। अब एक सवाल उठता है कि उन शेयर्स के ऊपर लोन ले सकते हैं? तो उन पे लोन भी नहीं ले सकते आप। अक्सर लोग के उनके पास शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स जो है गिरवी रखवा के लोन ले लेते हैं बैंकों से, तो आपके पास कैसे लेंगे, गिरवी रखवाएंगे, प्लेज कैसे करेंगे? प्लेज माने गिरवी रखवाना, तो शेयर्स तो सीडीसी में पड़े हुए हैं और लॉक हो जाते हैं। ठीक है ना, आप निकाल नहीं सकते, और बेचेंगे तो ऐसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो सीईओ होगा एनबीएफसी का, उसके ऊपर थोड़ी सी कंडीशंस हैं। व्यवस्था की तरफ अमिताभ जो है वो सीईओ है एबीसी का, और वर्किंग कर रहा है वो
किसी और कंपनी जिसका नाम है AAA। ABC इज डूइंग कैपिटल वेंचर बिजनेस कर रही है। तो AAA इज a लीजिंग कंपनी। इज अमिताभ अलाउड टू वर्क इन बोथ कंपनीज? नो, क्योंकि लीजिंग कंपनी भी NBFC है और कैपिटल वेंचर भी NBFC है। आपको पता है हेल्दी फाइव में कैपिटल वेंचर भी आती है और लीजिंग भी आती है। तो एक आदमी जो दोनों कंपनियों में काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों कंपनियों का बिजनेस तो अलग है, लेकिन दोनों की कैटेगरी सेम है ना, NBFC है, इसलिए नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए, CEO के ऊपर पाबंदी है। अच्छा, अमिताभ CEO ABC का जो वर्किंग कर रही है, अमिताभ CEO है ABC का और AAA कंपनी का, दोनों का CEO है, ठीक है। ABC कैपिटल वेंचर का काम कर रही है और AAA जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम कर रही है। तो ये दोनों NBFC हैं, बिल्कुल NBFC हैं। कैपिटल वेंचर NBFC है और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी है, हल्दी 5 में आती है। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी के लिए अलाउ किया है कि हाँ, यहाँ पे कर सकता है। यानी आप लीजिंग में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी CEO बन सकते हैं और लीजिंग में भी बन सकते हैं। कैपिटल वेंचर में काम कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी में काम कर सकते हैं। इसका मैं वही टेबल बना दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो वैसे भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी पे है। आप लीजिंग और कैपिटल वेंचर में काम नहीं कर सकते, साथ CEO नहीं बन सकते। CEO के ऊपर ये दो स्लाइड जो मैंने पढ़ाई हैं, आगे पीछे देख के देखिएगा, फिर याद कीजिएगा, ठीक है। ABC is NBFC. All companies, private, public, single member, are allowed to make changes in MOA. तो आपको पता है, सिंगल मेंबर कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सब में अलाउड होता है। लिस्टेड कंपनी हो, सब में अलाउड होता है कि वो 75% अगर उसके मालिक कहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। सोमी कहेंगे चेंज कर देंगे। अगर एक पब्लिक कंपनी, तो आपको पता है NBFC सिर्फ पब्लिक कंपनी होती है, तो यहाँ इफ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। एक पब्लिक कंपनी जो NBFC का काम कर रही है, वो पब्लिक की कंपनी है, वो अपने मेमोरेंडम में चेंज करेगी। मेमोरेंडम में क्या होता है? क्रोलन, कैपिटल, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, एसोसिएशन, सब्सक्रिप्शन और एन माने नेम, ये चेंज करेगी। इसमें इसके ऊपर लाजमी है कि ये 75% मालिकों से अप्रूवल ले, बिल्कुल लेना है। उसके बाद SSCP से भी अप्रूवल लेना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो कैपिटल क्लॉज है, अगर कैपिटल चेंज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो SSCP की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन CROLAN में सी हटा के ROLAN में चेंज करना है अपने रोलन में, तो आपको मेमोरेंडम में क्या होता है? क्रोलन होता है ना, तो तो सी निकाल के ROLAN, क्या सी माने कैपिटल, आर माने रजिस्टर्ड ऑफिस, ओ माने ऑब्जेक्ट, जो कंपनी के धंधे क्या क्या धंधे करेगी, मैनेजमेंट के पावर्स, एन माने लाइबिलिटी, ए माने एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन और एन माने नेम। ये इसमें आपको SSCP से अप्रूवल लेनी पड़ेगी मालिकों की अप्रूवल के बाद, और मालिकों की अप्रूवल 75% चाहिए होती है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव, ये आपको 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपने कंपनी बनाई है NBFC, तो SSCP को बताना पड़ेगा आपको कि हमारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं और टॉप एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट, की रिसर्च का एक्सपीरियंस वगैरह सब बताना पड़ेगा आपको SSCP को, ठीक है ना। तो ये थे आपके NBFC का सवाल, उसको मैं टुकड़ों में तकसीम करके बताया था। अब आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, आपके पास जबकि समझ में आ जाएगा, आप देखिएगा, पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको। एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने लिखी है। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब आप कोई कंपनी बनाते हैं, पब्लिक कंपनी, और तो जब कंपनी बनाते हैं तो शुरू में तो मालिक 3 अलाउड हैं, 3 मालिक उन्होंने कंपनी बना ली। अब मालिक कंपनी बन गई, अनलिस्टेड कंपनी है, या 4 ने बना ली, 5 ने बना ली, 10 ने बना ली, अब है ये अनलिस्टेड कंपनी है। तो क्या ठीक है ना। तो अब इसके क्या नाम है पास, अब ये चाहती है कि स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी अप्रूवल हो जाए। तो उसको तो सबसे पहले अगर 3 मालिक हैं तो इसको 7 मालिक करने पड़ेंगे। तो 7 मालिक पैसे लगाएंगे, क्योंकि 3 से पब्लिक कंपनी बनती है और 7 से लिस्टेड बनती है, तो इनको जल्दी से अपने मालिकान बढ़ाने होंगे। बढ़ाने के बाद पैसा तो कंपनी में आ जाएगा, पहले भी था 3 मालिकों का पैसा, मजीद पैसा आ जाएगा। तो पैसा ये कहलाता है
प्री आईपीओ माने जो आवाम से पैसे नहीं लिए, मालिकों ने खुद लगाया है। प्री माने पहले, प्री आईपीओ। और इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है पहली दफा हम पब्लिक को पैसा मांग रहे हैं, कंपनी का साइज बड़ा करना है, पैसा चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है, ब्रांचेस खोलनी है, तो इसे कहते हैं आईपीओ। तो इसमें सवाल में दिया हुआ है कि 500 मिलियन का ये चाह रहे हैं कैपिटल हो जाए कंपनी का। तो कुछ तो पहले से है, मालिकों ने लगा दिया होगा, और जो इसमें लिखा है देखिए, द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज अबव 500। तो इन्हें क्या करना चाहिए, पूछ रहे हैं क्या, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ कैपिटल टू बी एलोकेटेड, कितना हम कैपिटल जनरल पब्लिक को दे सकते हैं। सवाल नंबर 1 है देखिए। और नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग दैट विल रिक्वायर्ड सब्सिक्वेंटली टू एनहेंस विद इन 4 years। और मजीद 4 साल में आप कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या है, हमारी कंपनी का कैपिटल 500 मिलियन नहीं है, अभी कम है, हम उसको लिस्टेड कंपनी बना रहे हैं और उससे लोगों से पैसा मांग रहे हैं। तो पैसा जो है 500 मिलियन मांग रहे हैं, 5 करोड़। तो कितना हम जनरल पब्लिक को दे सकते हैं, कितना हमें खुद लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी हम सारा पब्लिक से मांग लें और खुद नहीं लगाएं और उनके पैसों से हम खेलें। सही बात है, वो पब्लिक का पैसा है, वो भी हम मालिक बन जाएंगे, आप भी मालिक होंगे, तो आपको भी लगाने पैसे का एक साइज होना चाहिए, आपकी भी इन्वेस्टमेंट का एक प्रोपोर्शनेट रेशो होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। तो देखते हैं। तो कहते हैं कि जो 500 मिलियन है, इसमें आपको जनरल पब्लिक को देना है वो 500 में एक कम से कम आपको 125 मिलियन आवाम को देना पड़ेगा, कम से कम। ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप, 200 कर दें, 300 कर दें, 125 मिलियन से नीचे, 500 के ऊपर उन्होंने कहा 125 मिलियन जो है वो तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। या 12.5%, आपने 12.5% लगाया तो आंसर आया 62.5। ये मैंने कैलकुलेशन की ना, ये 125 मिलियन जो है हमने देना है, और 500 का 12.5% निकाला तो 62 आया। 62 को कंपेयर किया 125 से, तो 125 बड़ा है, तो 125 मिलियन देना पड़ेगा। अगर ये आंसर यहाँ पे बड़ा आता, 62.5 से ज़्यादा आता, ये बहुत बड़ा आंसर आता, तो फिर हम वो आंसर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर फर्ज करें हम यहाँ पे 5000 मिलियन होता, तो 62 जब 12.5 निकालते हैं हम 5000 का, तो ये आता 620.5। तो फिर हम 620 को कंपेयर करते 125 से, तो 125 तो छोटा है, तो हमें फिर 12.5% देना पड़ता। तो लॉ ने लिखा हुआ है लॉ ने 125 मिलियन या 12.5%, इन दोनों को कंपेयर करें, जो बड़ा होगा वो आवाम को देना है, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो फिर आवाम का शेयर ज़्यादा होना चाहिए। क्वांटम ऑफ द शेयर होल्डिंग क्या है, द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू सब्सिक्वेंटली एनहांस द क्वांटम ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग। जो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है आवाम की, वो कंपनी को विद इन 4 years 25% मजीद बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी है उसकी अभी कितनी है, हमने 125 दी ना पब्लिक को, तो फिर मजीद 25% और बढ़ाने पड़ेंगे 4 साल के अंदर अंदर। नहीं समझ में आएगा, डिस्कस कर लेंगे। ऑफरिंग ऑफ शेयर्स, briefly define the methods of for public offering of shares defined in the regulation। क्या तरीका है, एक है फिक्स प्राइस मेथड है, एक है बुक बिल्डिंग मेथड, दो मेथड हैं। एंड फिक्स प्राइस मेथड, द प्राइस इज सेट बाय द इशूअर, यानी कंपनी क्या करती है, वो खुद डिसाइड करती है या कंसल्टेंट से पूछती है कितने का शेयर बेचें। अब शेयर तो मैंने आपको बताया डिनोमिनेशन है 10 रुपए की है, अब 10 रुपए का शेयर है, बेचना कितने का है, 12 रुपए का, 8 रुपए का, 9 रुपए का, 15 रुपए का। अच्छी कंपनी है 10 रुपए का शेयर वो 50 रुपए में बेचेगी, ठीक है ना। तो अच्छी कंपनी अपना शेयर प्राइस से ज़्यादा का बेचती है, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में प्रीमियम भी लेती है। एक तो ये मेथड है फिक्स, जो आपने तय कर लिया। बुक बिल्डिंग मेथड ये होता है, बुक बिल्डिंग मेथड एक मैकेनिज्म होता है ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर्स थ्रू बिल्डर्स हु मेक बिड्स एट फ्लोर और विद इन द प्राइस बैंड। आप इसमें क्या कहते हैं, लोगों से बिड मांगते हैं कि हम कितने का शेयर ऑफर करें। लोग बिड भरते हैं, इसमें हम लिख देते हैं हम शेयर
₹10 से लेके 25 के दरमियान बेचेंगे, या 2 बताएं। फ्लोर और सीलिंग बता देते हैं। फ्लोर और सीलिंग आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। तो जो बिड लगती है हाईएस्ट, वो उसके फिर आपको उस रेंज के अंदर, तो आप उस पर शेयर इशू कर देते हैं, ठीक है ना, पब्लिक को। क्लासेस ऑफ शेयर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो स्वामी होते हैं ना, मालिक होते हैं कंपनी के, उनके पास जो शेयर्स होते हैं वो ABCD क्लासेस के होते हैं। मतलब कुछ मालिकान ऐसे होते हैं जो पूरे हर तरह से मालिक होते हैं, क्यों कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर लेंगे, कंपनी की मीटिंग अटेंड करेंगे, कंपनी के अंदर अपना राय देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, और सारे और कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं वो, उनके पास ये राइट्स नहीं होते। मालिक तो वो भी होते हैं, लेकिन वो उनके पास कुछ राइट्स कम होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो नहीं था लॉ में, लेकिन ये कोई 20 साल पहले कॉन्सेप्ट डाला गया था, जब हम स्टूडेंट थे उस जमाने में नहीं था। ये डिफरेंट क्लास के कैपिटल डाले गए। अब ये कहते हैं इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है, ये एक अलग इशू है। ये कंपनी का एक मालिक है, इसके पास वोटिंग पावर है, वो वोट दे सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। ऐसा भी होता है एक आदमी के पास वोटिंग पावर ज़्यादा है, शेयर उसके पास एक है, लेकिन उसके पास 4 वोट हैं, डालने का हक है उसको। ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है, एक आदमी के पास शेयर है, इसके पास वोटिंग राइट आधा है, या एक वोटिंग राइट है, या है ही नहीं वोटिंग राइट उसके बेचारे के पास। इसी तरह डिविडेंड, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास डिविडेंड मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, कुछ को आधा मिलता है। इसी तरह राइट शेयर्स आपने पढ़े होंगे अकाउंटिंग में, किसी को राइट शेयर्स का हक होता है, किसी को नहीं मिलते वो राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। ये आपकी शेयर्स की क्लास है ABCD। नॉर्मली ABCD क्लासेस होती हैं। A क्लास के शेयर होल्डर के पास हर चीज़ होती है, हर राइट्स, हर प्रिविलेज, हर बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। वो उसको राइट, डिविडेंड का भी राइट होता है, वोटिंग राइट भी होता है, मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है, राइट ऑफ शेयर्स का भी होता है, बोनस शेयर्स का भी होता है, डिविडेंड का भी होता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, मीटिंग भी अटेंड कर सकता है, वोट भी डाल सकता है। ये A होता है। B उसमें थोड़ा कम हो जाता है, C उसमें कम हो जाता है। इस तरह से ABCDEF आप शेयर्स बना सकते हैं और इशू कर सकते हैं। लेकिन जब आप शेयर इशू करेंगे तो उसमें लिखेंगे ज़रूर, जो खरीदार है उससे मालूम हो मैं कौन सा शेयर खरीद रहा हूँ। ये ना हो कि आपने नहीं लिखा, वो समझ रहा है मैं A खरीद रहा हूँ, उसने खरीद लिया D राइट क्लास, तो बेचारे के पास क्या होगा ना, उसको सिर्फ नाम का शेयर होल्डर होगा, डिविडेंड भी नहीं मिल रहा, मीटिंग भी नहीं कर अटेंड कर सकता, राइट भी नहीं है वोटिंग का, सिर्फ नाम का मालिक है। तो ये ना हो ना, तो इसलिए ज़रूरी होता है प्रॉस्पेक्टस के अंदर आप ये लिखें, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन है। ये सन 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ, आज से 20 साल पहले ये लॉ में डाला गया था। 2000 में आया था ये, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया होगा तो मुश्किल नहीं है, अगर नहीं आए समझ तो पूछ लीजिएगा। कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या है? कंपनी के अपॉइंटमेंट, रिमूवल, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी को चलाता है। सिंगल मेंबर कंपनी में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मालिक ही एक होता है, और लिस्टेड कंपनी में भी बहुत ज़रूरी है, और नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में तो नॉर्मली आप किसी को भी कह सकते हैं कि पार्ट टाइमर भी रख सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन सिंगल मेंबर में और लिस्टेड कंपनी में तो ज़रूरी है। नो person should be appointed as company secretary unless he holds the qualification as specified with the relevant rule। क्या है रूल्स हैं? वो ये रूल्स हैं, CA हो, ICMA हो, ACCA हो, ACIS हो, ये लोग कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, ठीक है ना। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग की, तो आपको मालूम है CA है, ICMA है, ACIS है, CPA है, ठीक है ना। और द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर शैल डिटरमाइन अपॉइंटमेंट, इसका अपॉइंट कौन करेगा? इसको बोर्ड करता है, ठीक है ना। उसकी तनख्वाह, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी बोर्ड डिसाइड करता है, और रिमूवल क्या होना है इसका? बोर्ड इसको रिमूव करता है। तो सोमी का कोई ताल्लुक नहीं है कंपनी सेक्रेटरी से, ना रिमूव कर सकते हैं, ना अपॉइंट कर सकते हैं, ना तनख्वाह तय कर सकते हैं, ना कोई कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की तय कर सकते हैं। सब बोर्ड करता है, ठीक है ना। बोर्ड के पास ये पावर होती है, क्योंकि कंपनी के मालिकान बोर्ड को दे देते हैं, तो बोर्ड जाने, कंपनी जाने। हाँ, मीटिंग होती है तो फिर कंपनी के मालिकान बोर्ड की खाल खींचते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमको पावर दी है, ठीक है ना। ई सर्विस क्या है? ई सर्विस ये है कि अब चूंकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, इंटरनेट का ज़माना है, अब वो सब ख़त्म हो गए ज़माने के पोस्ट
ऑफिस जाना, डाकिया डाकिया, है ना, डाकिया डाकिया, फिल्मों में गाने भी सुने होंगे, डाकिया की बड़ी हैसियत हैसियत होती, डाकिया आता था, है ना, वर्दी पहने हुए, बाजी आपका खत आया, भाई आपका खत आया। तो अब वो ज़माने ख़त्म हो गए, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, ई सर्विस का ज़माना है। If any person can register as an individual user, this may include a director, chief executive, company secretary, authorized representative, manager of the company who is a natural person and is authorized to sign document electronically on behalf of the company. ठीक है ना, कोई भी आदमी कंपनी का डायरेक्टर हो, सीईओ हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या कंपनी का कोई ऐसा आदमी हो जिस पे कंपनी भरोसा करती हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, या कंपनी का कोई मैनेजर हो, नौकर हो, तो लेकिन नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नहीं टॉमी और टॉम जेरी को बना दें आप, तो ठीक है ना, तो वो डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता हो कंपनी के बिहाफ पे। एन इंटीमेटरी कंसल्टेंट कैन ऑल्सो रजिस्टर एज ए यूजर ऑफ द ई सर्विस। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी को अपॉइंट कर लें, किसी कंपनी को, कि आप हमारे जो है कंसल्टेंट बन जाएं और आप हमारी जितनी सर्विस है वो कंपनी की ऑनलाइन उसको आप यूज़ करें। ठीक है ना, कौन कौन सी सर्विसेज हैं? ऑनलाइन नेम रिजर्वेशन, ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न्स, ये 3 कामों के लिए। तो आपको पता है कंपनी को जब बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम कंपनी का नाम रिजर्व करवाते हैं। ये कंपनी बनने से पहले काम है, प्रमोटर्स करते हैं, ये सर्विस प्रमोटर लेते हैं, ई सर्विस। फिर ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, आप घर बैठ के कंपनी बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आरओसी के दफ्तर जाने की, तो ये भी प्रमोटर्स कर रहे होते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न, ये हर साल जमा कराने होते हैं, वरना तो पता है हाई कोर्ट कंपनी बंद कर देती है, तो ये बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह भी हैं। तो ये इसके लिए तो आपको फिर सीईओ कंपनी बन चुकी है और हर साल जमा कराने, तो सीईओ, डायरेक्टर, ये कंपनी सेक्रेटरी, ये ज़्यादातर कंपनी सेक्रेटरी काम करता है, या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से कह सकते हैं, किसी को आपने अपॉइंट कर लिया कि तुम ये काम कर लिया करो, हम तुम्हें महीने के 5,000 रुपये दे देंगे। या मैनेजर किसको कह दें, अपने कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए, डॉग और की जिम्मेदारी मत लगाइएगा, ठीक है ना। तो या किसी बाहर की कंपनी को एक ठेके पे दे दें कि हमारे सारे काम कर दिया करो। आजकल ये जो लड़के हैं ना, जो नए नए आईसी में करते हैं, वही कंपनियां बना लेते हैं, ऑनलाइन आपके सब जमा करा देंगे रिटर्न्स वगैरह। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको रिटर्न्स क्या होते हैं, लेकिन आईसी में कभी रिटर्न्स के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन मैं वो आपको शौक हो तो मैं पढ़ा दूंगा, और फिर वो कंप्यूटर चलाना भी सिखा दूंगा कि आप खुद घर बैठ के ये चीज़ सीख लें और कमाएं पैसे। तो कैसे ऑनलाइन सर्विस की जाती है, लेकिन ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा कि ऑनलाइन का कैसा प्रोसेस है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, सीए में आते हैं, लेकिन आपको मैं सिखा दूंगा, देखूंगा, वादा नहीं करता। आंसर मिल गया आपको कि ऑनलाइन ये करना है। अब तो बड़ा एक ज़माने में बड़ा मुश्किल था, लोग कहते थे कंप्यूटर चलाने से डरते थे, अब तो कंपनी सेक्रेटरी इतने ट्रेन हो गए हैं कि ये ऑनलाइन के काम कंपनी सेक्रेटरी खुद करते हैं। और जो शुरू के जो है नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो कंपनी सेक्रेटरी होता ही नहीं, कंपनी बनी नहीं होती है, तो ये प्रमोटर्स किसी कंपनी से, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ये काम करवा लेते हैं, या आप जिस आईसी में किए हुए लड़के होते हैं उनकी भी काम कर देते हैं। लेकिन हर साल का काम तो एनुअल रिटर्न है, फाइलिंग, वो कंपनी सेक्रेटरी करता है। इसका कोर्स होता है कंपनी सेक्रेटरी का, वो आप कर लें, 2-3 लाख रुपए का है। ऑडिट कमेटी, ये आपको पता है लिस्टेड कंपनी में ज़रूरी है ऑडिट कमेटी, और क्यों होती है आपको पता है, ये ऑडिटर रिकमेंड करती है, ठीक है ना। और लिस्टेड कंपनी में आपके जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है 2017, वो लिस्टेड कंपनी के ऊपर लाजमी है, तो यूसी पे सवाल आया हुआ है। तो ऑडिटर को रिकमेंड करना ऑडिट कमेटी का काम होता है, अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें देखते हैं। ये उसने सवाल जो बड़ा छोटा सा सवाल है, ये उसने कहा कि अपनी कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपको एक एजेंडा बनाना है ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ नूर एंड सन्स। अब सवाल पढ़ लें, नूर एंड सन्स हैविंग एन रजिस्टर्ड ऑफिस, जो है इसका नूर एंड सन्स एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका ग्लोबल टावर में ऑफिस है, इस्लामाबाद के अंदर है, और उसको इस्लामाबाद हैज प्रिपेयर्ड एंड गेट ऑडिटेड इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। 2018 का ऑडिट हो चुका है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बन चुके हैं और ऑडिट भी हो चुका है। तो वो मीटिंग करना एंड जो बोर्ड ने मीटिंग की तारीख रखी है वो फरवरी 15, 2019 को रखी है। ऑडिट हो गया है, 31 दिसंबर को अकाउंट
खत्म हुआ, क्लोज हुआ था, उसका ऑडिट भी हो गया है, अकाउंट भी बन गए, ऑडिट भी हो गया। अब डायरेक्टर मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। 15 फरवरी तो 2019 को मीटिंग हो रही है 11 बजे, ठीक है। कहाँ हो रही है? ग्लोबल टावर में हो रही है, इस्लामाबाद के अंदर। द लास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग वाज, जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी 2018 में, यानी। और in the light of the district company code of governance, the audit committee has reviewed the financial statement and recommended the same for the constitution approval of the board of। तो अकाउंट जो है वो अब जो है अप्रूव कर दिए हैं बोर्ड ने। आप याद रखिएगा, अकाउंट जो होते हैं वो बोर्ड अप्रूव करता है, मेंबर्स जो होते हैं ना मीटिंग में आके एजीएम में अडॉप्ट करते हैं, या अडॉप्ट नहीं करते, नाराज हो जाते हैं जब अकाउंट्स में धांधली होती है तो अडॉप्ट नहीं करते। अप्रूवल ऑफ अकाउंट जो है वो नॉर्मली लोग कहते हैं मालिकान करते हैं, सोमी करते हैं, नहीं सोमी नहीं करते हैं, बोर्ड करता है। द ऑडिटर ऑफ ANZ एंड कंपनी हैज ऑफर्ड टू नूर एंड सन्स फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर। नूर ANZ कंपनी ने कहा है कि हमें दोबारा ऑडिटर अपॉइंट कर लो। द कमेटी हैज रिकमेंडेड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ANZ। कमेटी ने कहा ठीक है, इसी को अपॉइंट कर लेते हैं ANZ को दोबारा। चाहती तो कोई और नाम ले सकती थी, तो उसमें फिर लंबा चक्कर हो जाता, फिर नूर एंड कंपनी रोने लगता कि मुझे रिप्रेजेंटेशन लिखो, मुझे क्यों निकाल रहे हो, मुझे मत निकालो, आपको पता है। लेकिन इसके सवाल में कोई झगड़ा नहीं है, नूर एंड कंपनी ने वही उसी ANZ को ही दोबारा ऑडिटर रखना है। और आपसे आपसे कैसे ये कहा है कि आप नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो बता दो, ये हर साल आता है सवाल, तो वो आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग और ये आखिरी सवाल है। नोटिस में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, कोई भी नोटिस हो उसके देखिए नोटिस ऑफ द ये तो लिखेंगे। अब मेंबर की मीटिंग है तो आप मेंबर की मीटिंग लिख देंगे, बोर्ड की मीटिंग है तो आपने लिख दिया बोर्ड की ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो नोटिस में हमेशा ये होगा कि मीटिंग कौन सी है, बोर्ड की है, मालिकों की है या डायरेक्टर्स की है। अगर डायरेक्टर की मीटिंग है तो बोर्ड लिखेंगे, सवाल में डायरेक्टर की मीटिंग का जिक्र है तो हमने बोर्ड लिखा। और अगर मालिकों की मीटिंग होती है AGM एनुअल जनरल मीटिंग, तो हम लिखते नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करते हैं? नोटिस इज हेयर बाय, जरूर यही लिखा जाता है, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट मीटिंग ऑफ। ऑफ के बाद या तो AGM लिखेंगे या बोर्ड लिखेंगे, तो ये बड़ा आसान हो गया है ना। बोर्ड डायरेक्टर, फिर कंपनी का नाम लिख देंगे, नूर सन्स लिमिटेड। बी विल बी हेल्ड एट, जो टाइम दिया हुआ है सवाल में, अगर नहीं दिया है तो आप फर्जी टाइम लिखिएगा। AM ऑन फ्राइडे दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आप फर्जी फ्राइडे या सैटरडे लिखते। फिर ईयर फरवरी 15 2019 दे दिया है सवाल के अंदर, नहीं दिया होता तो आप फर्जी तारीख डालते, क्योंकि ये तो डालना पड़ता है। एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, उससे सवाल में दिया है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस लिख दें। अगर कुछ दिया हुआ हो कि मोवन पिक में हो रही है या शेरटन में हो रही है, मैट्रिएट में हो रही है, तो आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, जहाँ मीटिंग हो रही है उस जगह का नाम लिखेंगे। ये तो सवाल में दिया हुआ है कि वो कंपनी मीटिंग कर रही है, अपने ऑफिस में कर रही है और ग्लोबल टावर्स में कर रही है, तब से आपने वही कुछ लिख दिया, बस ये लिख दिया। यानी क्या क्या चीज़ें देखिए, नोटिस इज हेयर बाय के बाद मीटिंग डायरेक्टर की है, मालिकों की है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम और कितने बजे, दिन, तारीख और जगह लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग देंगे एजेंडा। अब एजेंडा में जो पॉइंट जो उसने सवाल में कहा है उसी को छाप दें। इस सवाल में है कि जो प्रीवियस मीटिंग हुई है 2000 अक्टूबर 18 में हुई है, तो याद रखिए जो हर मीटिंग, जो नई मीटिंग होती है उसमें पुरानी मीटिंग की तमाम बातों को डिस्कस किया जाता है, इसको कहते हैं मिनट्स। तो टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ द लास्ट बोर्ड मीटिंग जो कि हेल्ड हुई थी तो 30 अक्टूबर को, उसको डिस्कस किया जाएगा, उस मीटिंग को कंफर्म किया जाएगा और उसको अप्रूव किया जाएगा जो लास्ट मीटिंग में डिस्कशन हुई थी। फिर इस नई मीटिंग में क्या करना है, हमने अकाउंट जो कंसीडर करने हैं और अप्रूव करने हैं बोर्ड ने, जो 31 दिसंबर 2018 के अकाउंट्स हैं वो अप्रूव करेंगे डायरेक्टर्स, ठीक है ना। आपको मालूम है मेंबर्स डायरेक्ट अकाउंट्स अप्रूव नहीं करते, वो अडॉप्ट करते हैं, या नई अकाउंट्स में धांधली होती है तो वो अडॉप्ट नहीं करते। तो ये हो गया अप्रूव कर। दूसरा पॉइंट है कि जो मीटिंग होने वाली है 15 फरवरी को, उसमें पहले हम कंफर्म करेंगे पिछले मीटिंग मिनट्स और उसके बाद हम अकाउंट्स को अप्रूव करेंगे, डायरेक्टर हम नहीं मतलब डायरेक्टर्स करेंगे, और अपॉइंट करना है ANZ को कंपनी का ऑडिटर, और उनकी तनख्वाह भी तय करनी है, तनख्वाह तय करेंगे। और द ऑडिट कमेटी हैज रिकमेंडेड दैट, ऑडिट कमेटी ने उन्हीं को दोबारा रिअपॉइंट करने की रिकमेंडेशन दी, ये भी लिख देंगे।
और फिर लिख देंगे, ये आखिरी फालतू बात होती है, टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर, मतलब टू ट्रांजैक्ट कोई भी बात, जो एनी अदर, टू ट्रांजैक्ट एनी अदर बिजनेस का मतलब होता है पूरा एक लफ्ज है, इसका मतलब होता है कोई भी बात की जा सकती है अगर चेयरमैन की इजाजत मिल गई। चेयरमैन है चेयरमैन, चेयरमैन को शॉर्ट में चेयर कहते हैं। ठीक है, बस ये हो गया। फिर लिखेंगे नीचे ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड, कंपनी सेक्रेटरी ये बनाता है, याद रखिएगा, रेजोल्यूशन। और ये नोटिस, नोटिस है ये, तो नोटिस भी कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा, ये नोटिस है, रेजोल्यूशन नहीं है। तो और इसके नीचे तारीख देंगे 7 फरवरी को ये नोटिस बना है, और फरवरी मीटिंग है 15 फरवरी, ठीक है को। तो ये आपका, और याद रखिए डायरेक्टर की मीटिंग का नोटिस 7 दिन का होता है, ये 7 दिन से ज़्यादा का। तो 7 फरवरी को बन रहा है, 15 को मीटिंग है, ठीक है, 7 दिन ठीक हो गए। तो ये आपका टोटल नोटिस बना दिया। नोटिस बनाने में अब इन चीज़ों को याद रखें, अब नोटिस हर साल आता है और ये 20 नंबर का आता है, इतना आसान सवाल है। तो ये हो गया पूरा पेपर ख़त्म। दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश किए पढ़ाने की। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।